गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं मयंक सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए अगला नीट का पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं। हमने बेटा जी अब तक नीट 2019 और 18 दो नीट के बायोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जो नीट 2019 में उड़ीसा का पेपर अलग से करवाया था, वो साइक्लोन के चक्कर में बेटा जी वहाँ का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था, वो बाद में अलग से करवाया गया था। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर उड़ीसा जो नीट वाला पेपर है वो भी आप सोल्व करवा दो। तो आज अपन इस लेक्चर में बच्चों उड़ीसा नीट वाला जो बायोलॉजी का 2019 का पेपर था वही आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अपन अब आज के लेक्चर में उसी को सोल्व करते हैं, उसी के क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। तो उड़ीसा नीट का जो बच्चों पेपर था, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि वैसे तो हम बार बार कहते ही हैं कि भाई जो नीट में बायोलॉजी का पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। 70 to 75% के लगभग, या यूं कहूं तो आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस के लगभग एनसीईआरटी से बेटा कवर हो जाता है। उड़ीसा नीट वाला पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ पैटर्न मान सकते हैं, थोड़ा सा आउट डेटेड टाइप का अपन उसको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ज़्यादा तो नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी से अलग से थे, या यूं कहें तो सिलेबस से भी थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चंस थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, हालांकि अपन उनको भी अच्छे से डिटेल में बेटा जी डिस्कस करेंगे। इन जनरल वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो आज अपन आपको उड़ीसा नीट वाला पेपर सोल्व करवाते हैं। तो स्टार्ट करें। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ए सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू। अब बच्चों जब सेलेक्टेबल मार्कर वाला वर्ड आ गया तो ये सेलेक्टेबल जो मार्कर है इसको तो अपन समझ जाएंगे ना। सेलेक्टेबल मार्कर तो बायोटेक्नोलॉजी से वर्ण योग्य चिन्ह जिसको बोलते हैं ना, ये तो किसमें आ गया, बायोटेक्नोलॉजी का बच्चों। तो अपने बायोटेक वाला जो चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का, उससे पूछा गया क्वेश्चन है। और वो सेलेक्टेबल मार्कर जैसे एक वो PBR 322 से अपन याद रख लें, दो सेलेक्टेबल मार्कर उसमें थे, एक तो बच्चों एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाला। वैसे एक अपन ने वो क्रोमोजेनिक भी बताया था, वर्ण योग्य भी सेलेक्टेबल मार्कर, ध्यान हो तो आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज लेक जेड जीन वाला जो कलर के आधार पर डिफरेंशिएट करता है। तो इन सेलेक्टेबल मार्कर का बच्चों यूज क्या था, यूज वही था कि ये मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट रूपांतरज को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं, या यूं कहें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अरूपांतरज को अलग कर देंगे ताकि ट्रांसफॉर्मेंट इजीली ग्रोथ कर सकें। ये ध्यान था ना आपको, वो BAMH फर्स्ट यूज किया था जिसने टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे कट लगा दिया था। कट लगाते ही अब उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी बच्चों नहीं रहती और उसकी जगह अपना जो डिजायर्ड DNA जीन था वो हम वहां क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी बेस्ड था। और सेलेक्टेबल मार्कर में PBR 322 में दोनों है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। वैसे ही नेक्स्ट एनसीईआरटी के पेज पे दे रखा है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला, कलर के बेस पर कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है तब तो बेटा जी ब्लू कलर आता है, वरना कोई कलर नहीं आएगा। तो इसका यूज क्या हुआ, सेलेक्टेबल मार्कर मार्क ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के आइसोलेशन में तो इसका कोई रोल नहीं है बच्चों। हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेट। क्या कह रहा है, रूपांतरज को हटाने जिससे रूपांतरज वहां वृद्धि कर सके या उनका अपन पुनः निर्माण कर सके। उसी के लिए अपन किसको यूज करते हैं, इन सेलेक्टेबल मार्कर को। आइडेंटिफाई द जीन फॉर ए डिजायर्ड ट्रेट इन एलियन ऑर्गेनिज्म, जीन के आइडेंटिफाई में रोल नहीं था। सेलेक्ट ए सुटेबल वेक्टर फॉर स्पेसिफिक क्रॉप, बच्चों क्रॉप फसलों के लिए तो अपन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वेक्टर को यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन जिसका आंसर क्या था, सेकंड हो जाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर जो अपना बायोटेक्नोलॉजी से। क्लियर है, चलें बच्चों आगे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, ये भी वैसे तो बायोटेक से था, लेकिन बच्चों ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जो मैं आपको बता रहा था, आउट ऑफ ट्रैक, आउट ऑफ एनसीईआरटी एक अलग से क्वेश्चन दिया था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोवेल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
ब्रांच ऑफ साइंस की बात कर रहा है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए प्लांट्स को या उनकी स्पीसीज को, एनिमल स्पीसीज को यूज करना अपने फायदे के लिए, चाहे बेटा जी वो मेडिकल यूज हो या कोई और यूज के लिए अगर अपन उनको काम में लेते हैं तो उस ब्रांच के लिए वर्ड आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये अपने को याद रखने वाला ही क्वेश्चन है, याद रखने के टाइप वाला ही क्वेश्चन है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल पर, आणविक, आनुवंशिक और स्पीसीज जाति लेवल पर ऐसी प्लांट और एनिमल स्पीसीज को यूज करना जो अपने लिए फायदेमंद हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। याद रखने का है, इसका आंसर था फर्स्ट। बायो पायरेसी तो आपको पता ही है, वो बिना ऑथराइजेशन, बिना परमिशन के उन चीजों को यूज करना, बायो पायरेसी, ये तो दे रखा है एनसीईआरटी में अपने। बायो एनर्जेटिक्स बेटा जी वो आ गया एनर्जी प्रोडक्शन या ट्रांसफॉर्म एनर्जी। सेल के अंदर जो ऊर्जा का स्थानांतरण, रूपांतरण है, वो वाली ब्रांच है बायो एनर्जेटिक्स। वो सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह बताते हैं, क्रेब्स साइकिल और आता है जिसमें एटीपी के फॉर्म में क्या बनती है, एनर्जी। बायो रेमेडिएशन, ये रेमेडिएशन बेटा जी कुछ इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं जो पोल्यूशन, पोल्यूटेंट को, प्रदूषकों को रिमूव करें। रिमूव एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, ये जो वातावरणीय प्रदूषक है उनको हटाने में इनका यूज होता है। तो एक बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है ये, जिसको नाम दिया बच्चों बायो रेमेडिएशन। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं इसलिए बता रहा हूं, अपने आता भी है बायोटेक में, सूडोमोनास पुटिडा। नाम सुना है ना बच्चों, सूडोमोनास पुटिडा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको अपन ऑयल ईटिंग बग कहते हैं। ये वो ऑयल जो ओशन में, समुद्र में अगर तेल, पेट्रोल आ जाए तो उसको खाके खत्म करता है, ऑयल ईटिंग बग, सूडोमोनास पुटिडा। तो ये बायो रेमेडिएशन का पार्ट है जो एक तरह से पोल्यूटेंट और प्रदूषकों को हटाने में यूज होते हैं। और डिस्कवर्ड बाई वो साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, आनंद मोहन चक्रवर्ती। सुपर बग बोलते हैं इसको बच्चों, सूडोमोनास पुटिडा। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग तो इससे रिलेटेड ब्रांच होगी, बायो पायरेसी आ ही गया वो, एनर्जेटिक्स में एनर्जी से रिलेटेड, और रेमेडिएशन में उन पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना, जिसमें एक बेस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सूडोमोनास पुटिडा, ऑयल ईटिंग बग इसको बोलते हैं बच्चों। क्लियर? चलें तो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा जी आपके सामने बोर्ड पर, Which of the following statement about मेथेनोजन is not correct? ये भी मेथेनोजन बैक्टीरिया के रेफरेंस में पूछ रखा है कि उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो मेथेनोजन बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं ना, मीथेन गैस वाले, एक बार पहले भी AIPMT में ऐसा कंसेप्ट का क्वेश्चन आया था कि मेथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं। तो ये अपने को बताना बच्चों, जो रूमिनेंट होते हैं, ये जुगाली करने वाले गाय भैंस, इनको रूमिनेंट बोलते हैं। इनके स्टमक में एक चेंबर होता है रूमेन, सुना नाम, रूमेन रेटिकुलम, उस चेंबर में मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, मीथेन गैस वाले, वही उसी के रेफरेंस में क्वेश्चन आया है कि मेथेनोजन के लिए नोट करेक्ट। अब आपको मैंने बताया था ना, इनकरेक्ट, करेक्ट, नोट करेक्ट, इनको हाईलाइट कर लिया करो। नोट करेक्ट पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये तो सही हो गया, मैथेन गैस तो प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, बिल्कुल बायोगैस में मिथेन होती है, उसमें भी रोल है। दे आर फाउंड इन द रूमेन ऑफ कैटल्स एंड देयर एक्सक्रीटा, कैटल्स पशुओं के, मवेशियों के रूमेन में, रूमेन क्या होता है बच्चों, रूमेन उनके आमाशय का एक पार्ट है, स्टमक का भाग होता है, वहां ही मिलते हैं, इसलिए इनको रूमेनोकोकस वर्ड भी यूज करते हैं। रूमेन तो है पार्ट ऑफ स्टमक, आमाशय का भाग। दे ग्रो एरोबिकली, ये बेटा जी गलत हो गया, एरोबिकली नहीं, यहां क्या आएगा, अनएरोबिकली, अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं, ना कि वायवीय रूप से। तो इसमें गलत कौन सा है, नॉट करेक्ट, फोर्थ। तो अपना आंसर यहां चला गया, फोर्थ चला गया। क्लियर? चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपन। अब इसमें बच्चों ये थोड़ा सा मैं बता रहा था ना कि ओडिशा नीट वाला पेपर वैसे इंग्लिश में था, तो आपके लिए हिंदी भी अपन ने की है, हिंदी करके भी, ताकि मेरे हिंदी वाले जो लाडे सर बच्चे हैं वो भी इसको इजीली देख सकें, समझ सकें। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। अगला क्वेश्चन, ये वही अपना 12th एनसीईआरटी का वही डिजीज वाला 8th चैप्टर बच्चों, इसी से अपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सीधा सा।
19 में भी आया, 18 में भी आया। मैं बार बार कहता हूं डिजीज वाले चैप्टर से इम्यूनिटी, डिजीज और एक ड्रग अल्कोहल से क्वेश्चन आता है। ये लो कोका एल्केलॉइड या कोकेन, सीधा ही पूछ लिया। कोका एल्केलॉइड कौन से प्लांट से आ गई? एरिथ्रोजाइलोन कोका, जो साउथ अमेरिका का प्लांट, नेटिव टू साउथ अमेरिका। इसी से कोकेन आता है बच्चों, जिसके बारे में आपने पढ़ा था क्या, कि वो डोपामीन के ट्रांसमिशन, डोपामीन के परिवहन में इंटरफेयर करता है, बाधा उत्पन्न करता है। क्लियर? चलो ये सीधा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। अगले पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से बच्चों बायोटेक का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बायोटेक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो बाहर का होगा ना एक आधू मैंने आपको बता दिया, अलग से बता दूंगा। ये तो एनसीईआरटी बेस्ड सीधा सा क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, आपको क्या ढूंढने, देखना, डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या ढूंढना है? गलत कथनों को ढूंढो। तो पहला बच्चों, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए नेगेटिवली होता है क्योंकि उस पर फॉस्फेट आयन की वजह से ऋणात्मक आवेश था बच्चों। सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल। बताओ, वो जो एक डायग्राम दे रखा ना आपने एनसीईआरटी में, ये वाला, कि वो वेल कूप के पास उन डीएनए को लोड किया जाता है, तो बच्चों वो एनोड के पास थोड़ी होते हैं, एनोड की तरफ तो वो मूव करके जाते हैं, क्योंकि डीएनए पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो वो किधर मूव करेंगे? एनोड की ओर। तो यहां तक तो सही है, नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन इसे एनोड टर्मिनल की ओर लोड नहीं करते। इस वजह से स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत हो गया। एनोड की ओर तो वो जाएगा। दूसरा बच्चों, DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration doesn't affect movement of DNA। कि जिस एगारोज जेल पर हमने डीएनए रखे हैं, लादे गए हैं, क्या उसकी कंसंट्रेशन से इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सीधी सी बात है। वो जो सीव इफेक्ट होता है, चालनी प्रभाव, कि उस एगारोज जेल में छेद होते हैं बच्चों, उन पोर से वो डीएनए मूव करता है। अब अगर उन छिद्रों का व्यास आप कम कर दो तो छोटे आकार का डीएनए जाएगा ना, और अगर पोर बढ़ा दो तो बड़े डीएनए भी ट्रांसफर हो सकता है। तो बिल्कुल ये जो एगारोज की कंसंट्रेशन है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसकी क्या होगी? स्पीड। तो अगर पोर कम कर दिए तो स्पीड का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, तो उसकी कंसंट्रेशन तो स्पीड पर इफेक्ट डालती है। तो इसी को बोलते हैं सीविंग इफेक्ट, चालनी प्रभाव। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कह रहा है डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कंसंट्रेशन डजंट इफेक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ डीएनए। गलत, इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने जेल को कंसंट्रेट कर दिया तो स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों कैसा? गलत हुआ। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल थ्रू इट। ये सही है, छोटा सेगमेंट होगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, उतना ही जल्दी किसके पास आएगा? एनोड के पास। और ये एनसीईआरटी की लाइन ही है। ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? करेक्ट। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग टू यूवी रेडिएशन। शुद्ध डीएनए को दे रखा ना, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। हम उसे नेकेड आइज, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो पहले बच्चों उसको किसके साथ? एथिडियम ब्रोमाइड। फिर क्या डाला जाएगी? अल्ट्रावायलेट रेज। तब कैसा दिखाई देगा? ब्राइट ऑरेंज कलर। तो ये कह रहा है कि शुद्ध डीएनए को सीधा यूवी रेडिएशन देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पहले उसे अभिरंजित करो, स्टेन करो, किससे बच्चों? एथिडियम ब्रोमाइड। क्लियर? तो इसमें ए, बी और डी ये तीन गलत हो गए, केवल सी वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब देख लो, इसमें फर्स्ट ही आ जाएगा ए, बी और डी। तो चूज, गलत पूछना था ना, तो ए, बी और डी। और ये बायोटेक का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? क्लियर है। तो चलो फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सीधा सा क्वेश्चन आ गया, चाहे मोल बायो का मान लो, चाहे बायोटेक का मान लो, कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए। तो डीएनए आरएनए में कट लगाने वाला एंजाइम बेटा जी कौन? न्यूक्लियेज। दो हो गए, एक्सो न्यूक्लियेज और एंडो न्यूक्लियेज। वैसे तो बायोटेक में मिल जाएगा। एंडो का मतलब वो तो कट कहां से लगाता है? बीच में से। एक्सो न्यूक्लियेज बच्चों कट कहां लगाएगा? किनारे से, एंड से कट लगाता है एक्सो न्यूक्लियेज। तो ये पूछ रहा ना, न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड, एंड से है तो कौन सा? फोर्थ आ गया, एक्सो न्यूक्लियेज। क्लियर है? सीधा सही है। चलो तो आगे। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से बायोटेक का, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन। वो अपना बायोटेक का 12वां चैप्टर
आरएनए इंटरफेरेंस, एक वो याद आया गया, निमेटोड, मेलोइडी गाइने इनकोग्नीशिया, एक प्यारा सा नाम आता ना, मेलोइडी गाइने इनकोग्नीशिया, निमेटोड है बच्चों, सूत्रकृमि, एस्केल्मंथीज, जो टोबैको प्लांट, ये भी पूछा हुआ है, टोबैको प्लांट तंबाकू पादप के किस पार्ट में इंफेक्शन करता है? रूट में करता है, रूट में क्या बना देता है? नोड्यूल्स। तो उसे रोकने के लिए वो टेक्निक कौन सी थी? आरएनए जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेपी विधि, जिसमें आरएनए बेटा जी कैसा हो जाता है? वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और अपने को पता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता और ना ही प्रोटीन को फॉर्म करता है। तो ये तो सीधा सही एनसीईआरटी का डबल स्टैंडर्ड आरएनए। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है? जेनेटिक कोड मोल बायो का, फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन। मोल बायो में किसका क्वेश्चन है बेटा जी? एनसीईआरटी का। तो ये देखो, फॉर्म द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। ये मोल बायो में एनसीईआरटी का जेनेटिक कोड वाला अनुवंशिक क्यूट याद आया गया। ये आपको मिलेगा मे बी पेज नंबर 112, बिल्कुल 112 नंबर 12th एनसीईआरटी का पेज देखना, वहां जेनेटिक कोड के कुछ फीचर दे रखे हैं। उनमें पहला दूसरा ये फीचर ही है बच्चों, बोलते हैं ना हम जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। जेनेटिक कोड डीजेनरेट होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन एम्बिगुअस है, ध्यान है, असंदिग्ध, अपहराशित ऐसे बोलते हैं। तो नॉन एम्बिगुअस का मतलब तो बच्चों मैं बता ही देता हूं सीधा सा कि एक जेनेटिक कोड एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। पता है अपने को टोटल जेनेटिक कोड कितने थे? 64, वो 3 तो हटा दो, कौन से? स्टॉप कोडॉन, वो 3 तो हट गए, बाकी 61। एक जेनेटिक कोड से एक एमिनो एसिड, कैसे? मैंने लिखा बच्चों ट्रिपल यू। ट्रिपल यू का मतलब कौन सा एमिनो एसिड आया? फिनाइल एलानिन। हमने लिखा AUG, कौन सा एमिनो एसिड आया? मेथियोनिन। ध्यान रखना, तो ये तो पता ही अपने को। तो एक जेनेटिक कोड का मतलब एक एमिनो एसिड, वो तो होता है नॉन एम्बिगुअस, एक्सेप्शन भी हालांकि वो अपन अलग से बात करते हैं। डीजेनरेट का मतलब अपहराशित बोलते हैं ना। डीजेनरेट का मतलब बच्चों कि कुछ एमिनो एसिड, सम एमिनो एसिड रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन जेनेटिक कोड। दो अलग बातें कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, दोनों ही अच्छे इंपॉर्टेंट फीचर है, थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, सीधा सा समझ लेना। नॉन एम्बिगुअस का मतलब एक जेनेटिक कोड बराबर एक एमिनो एसिड, तो एक जेनेटिक कोड एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। और डीजेनरेट का मतलब कुछ एमिनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोड द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, दो अलग बातें। देखो एमिनो एसिड कितने बताते हो आप? 20, 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल नॉर्मली बोलते हैं। जेनेटिक कोड बेटा जी कितने हैं? 64, 64 में से अपन 3 हटा दो, 61। तो 20 एमिनो एसिड के लिए जेनेटिक कोड कितने हुए? 61 हुए। तो सिंपल सी बात है, कुछ एमिनो एसिड के लिए जेनेटिक कोड एक से ज्यादा होते हैं, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेट। और एक जेनेटिक कोड एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, वो बच्चों क्या है? नॉन एम्बिगुअस। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन रहित होते हैं। आप ऐसे लिखते हो ना सीक्वेंस, AUG, CCC, GAG, कुछ भी लिखा मैंने, ACGA, तो ओवरलैपिंग नहीं करते। जैसे 3 का ग्रुप एक जेनेटिक कोड है, ये वाला जो G है वो अगले जेनेटिक कोड के साथ इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये ओवरलैप नहीं करते, अतिव्यापन रहित होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। दूसरे में ओवरलैपिंग की वजह से गलत हो गया, तीसरे में ओवरलैपिंग की वजह से गलत हो गया, चौथे में एम्बिगुअस की वजह से बेटा जी गलत हो गया। तो कुछ एमिनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोड द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको सिंपली वे में समझा दूं। कौन सा एग्जांपल? जैसे वो एक सीधा सा याद भी रख सकते हो आप, सबसे ज्यादा जो होता है ना रिप्रेजेंट, वो LAS बताता हूं मैं। L से तो बच्चों ल्यूसीन, A से आर्जिनिन, S से सीरीन। ये 3 ऐसे एमिनो एसिड है, ल्यूसीन, आर्जिनिन और सीरीन। ये तीनों ही बच्चों क्या, ये तीनों एमिनो एसिड ऐसा बताते हैं लगभग 6 जेनेटिक कोड द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं।
प्रत्येक के लिए 6 जेनेटिक कोड होता है। तो ये तो डीजेनरेट वाली आ गई ना, कुछ एमिनो एसिड रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 1 जेनेटिक कोड, जिसमें 3 आप याद रख सकते हो, ल्यूसीन, आर्जिनिन और सीरीन, जिसके लिए कितने हैं 6 जेनेटिक कोड। क्लियर है? चलें आगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोल बायो का क्वेश्चन है बच्चों। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, फिर से लो अपने मोल बायो का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एक बात जो मैं बार बार आपको बताता हूं, आप वो सुन के पक भी गए होंगे कि हर बार बच्चों साइंटिस्ट का एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, और वो साइंटिस्ट का क्वेश्चन 99% या तो 5th चैप्टर से या तो 12th एनसीईआरटी के 6th चैप्टर से। तो जनरली मोल बायो से ये क्वेश्चन बनता है। यहां कौन सा साइंटिस्ट पूछ लिया, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये किसने? तो बेटा जी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में स्टार्ट तो ग्रिफिथ ने किया था ना। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण एक्सपेरिमेंट किया, किस पर? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, बिल्कुल न्यूमोनिया वाला। फिर आए थे वो 3, एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी। देन फाइनल जो एविडेंस था उनके बाद हर्शे एंड चेज ने, किस पर एक्सपेरिमेंट था बच्चों? बैक्टीरियोफेज पे। अरे वही एक्सपेरिमेंट जिसने, इसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव क्या यूज किया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज किया था। फिर बताया था कि वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन वगैरह नहीं होता। तो देख लो कौन थे, हर्शे एंड चेज। तो इसमें आ गया साइंटिस्ट। जेकब मोनार्ड तो वो ओपेरोन वाले हैं, बीडल टोटम 1 जीन 1 एंजाइम वाले हैं, मिजेल्सन स्टोल तो वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड वाले हैं। यहां आंसर आ गया हर्शे एंड चेज। क्लियर है? बिल्कुल मोल बायो का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 पर अपन आते हैं। फिर से मोल बायो का क्वेश्चन, सीधा ही क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये क्वेश्चन बेटा जी आगे भी मिलेगा, इससे कनेक्टेड आपको यही बता देता हूं। पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यूकैरियोट में 3 पॉलीमरेज होते हैं, प्रोकैरियोट में एक ही होता है। पॉलीमरेज फर्स्ट से कौन सा? आरआरएनए, सेकंड से एमआरएनए, थर्ड से टीआरएनए। आरएमटी से याद रख लो, आरएमटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एमआरएनए से पहले कौन बनता है? एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस आरएनए। तो सीधा सही पूछ रहा है। पॉलीमरेज फर्स्ट से क्या बनेगा? तो फर्स्ट से बच्चों आरआरएनए बनेगा। ये रहा 4th पे दिख रहा है आरआरएनए। और राइबोसोमल आरएनए के साथ वो 28 भी आते हैं, 5.8 ध्यान आ गया ना, 80 ये वो 7 अपने ATS राइबोसोम में जो होते हैं लार्ज यूनिट वाले, वो सब 28, 18S और 5.8। एमआरएनए एचआरएनए तो ये रहा सेकंड से, एमआरएनए सेकंड से और टीआरएनए थर्ड से। तो फर्स्ट से कौन सा बना? आरआरएनए 5.8, 28 आरएनए। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके पास एनसीईआरटी का जेनेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिखा। डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है, जेनेटिक्स के लास्ट में जो दे रखे हैं बच्चों उनसे क्वेश्चन। किस आनुवंशिक परिस्थिति में प्रभावित व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका में ये वाला जीनोटाइप XY कहां मिलेगा? XY आते ही अपने आप ध्यान में आ गया कौन सा सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बस बताना ही नहीं है। टर्नर तो फीमेल में होता है X0, थैलेसेमिया वो हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होता, अल्फा और बीटा थैलेसेमिया। और फिनाइल कीटोन यूरिया, यूरिन के साथ फिनाइल पायरुविक एसिड। तो ये आ गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलें आगे, देर किस बात की, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। 12 क्वेश्चन लो फिर से मोल बायो, एनसीईआरटी का ही मानूंगा इसको, है ही है वही इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। अब वो एमआरएनए में आया ना, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, मान लीजिए 3 to 5 जो इसका स्ट्रैंड है टेम्पलेट, इसी पे तो आरएनए बनेगा। तो वहां वो एक एंजाइम बच्चों कौन सा यूज होता है? आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज के साथ स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर। ये तो इनिशिएट करता है, और अपने को पता है बच्चों टर्मिनेट समाप्त करते टाइम कौन सा आएगा? रो फैक्टर। तो यही पूछ रहा है, पहले इनिशिएशन और फिर टर्मिनेशन। तो सिग्मा और रो रेस्पेक्टिवली। तो सिग्मा तो उसको स्टार्ट करेगा, रो उसे टर्मिनेट या तो एंड करता है। बिल्कुल एनसीईआरटी का मोल बायो का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशन आया?
इवोल्यूशन, और ये क्वेश्चन भी है बिल्कुल एनसीईआरटी का। तो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े अलग से, बाकी एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों, सीधा पेपर। तो निएंडरथल के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव के उद्विकास के रेफरेंस में है। तो देख लो कौन सा है। पहला निएंडरथल दिख ही गया, निएंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर बैक, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले निएंडरथल आए थे, निएंडरथल आए, फिर क्रो-मैग्नन आए, फिर अपन मॉडर्न मैन आए, वही तो है सीक्वेंस। एग्रीकल्चर केम अराउंड 50,000 बच्चों, कृषि कार्य 50,000 नहीं। एनसीईआरटी की जब पढ़ोगे आप इवोल्यूशन के लास्ट पेज को तो 10,000 ईयर बैक क्या आई थी, कृषि कार्य स्टार्ट हुए थे। ड्रायो एंड रामापिथेकस प्राइमेट एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर एगो वॉक्ड लाइक मैन, 15 मिलियन वर्ष पहले तो थे, लेकिन मैन की तरह अपनी तरह नहीं चलते थे, वो तो गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह चलते थे, कपियों की तरह चलते थे। होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट, गलत। होमो हैबिलिस एट मीट नहीं खाते थे, वो हर्बीवोरस थे, शाकाहारी। मीट खाने वाले मांसाहारी तो वो आए थे ना, होमो इरेक्टस, जावा मैन, जिन्होंने बच्चों इन्वेंटेड फायर, आग का आविष्कार किया था। क्लियर? तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका फर्स्ट है। इवोल्यूशन का क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। चलो बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कहता है, उड़ीसा नीट का 14 पेपर, ये आपको मिलेगा जेनेटिक्स से, और ऐसा सही क्वेश्चन आपको नीट में भी आया हुआ है। उस नीट में भी वो पूछना मेथड, चेकर बोर्ड वाली, चेकर बोर्ड मेथड, वहां तो साइंटिस्ट का नाम आ गया था, किसने दिया था? आरसी पुन्नेट, एनसीईआरटी का था। यहां उसका नाम पूछ लिया कि चेकर बोर्ड मेथड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पुन्नेट स्क्वायर मेथड। बस क्लियर है, वहां वो आ गया था चेकर बोर्ड, किसने दिया था? तो बच्चों आरसी पुन्नेट ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपका 11th एनसीईआरटी का, हेथ्स-लेक मार्ग, हेथ्स-लेक C4 साइकिल का आ गया, C4, और इसमें सीधा सही है CO2, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, बिल्कुल पेप होता है बच्चों, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो किसे, CO2 को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। C4 जिसको हेच और स्लेक साइकिल भी अपन बोलते हैं। ये भी सीधा ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेज द कॉलम आया सेल बायोलॉजी का, मिला लो। ये सेल बायोलॉजी के भी ऑर्गेनल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। गोल्जी बॉडी, ये SER, RER तो लगभग रिपीट होते से ही रहते हैं। तो बेटा जी मिलाते रहो। गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी एपैरेटस का काम, गोल्जी का काम ही ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सिक्रीशन, देख लो कहाँ है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दिख रहा है तो वो तो राइबोसोम से मिला दो, मिल गया। ट्रेप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स होगी, अपशिष्ट पदार्थों को ट्रेप करना। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये रहा गोल्जी एपैरेटस, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में काम आ गया। लाइसोसोम जिसके पास पाचक एंजाइम होते हैं, वो डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल, बस। तो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तो डाइजेस्ट करेगा। ये इसको मेज द कॉलम कर लेना, ये हो गया सीधा सा। चलो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 11th एनसीईआरटी का 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल से एंजाइम का क्वेश्चन है ये आपके सामने। और एंजाइम से भी हर साल एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। तो वही प्रोस्थेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 बार आ गए हैं कॉन्टिन्यूअस। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम को एंजाइम इन दैट। तो एंजाइम के 2 पार्ट पढ़ते हैं ना अपन, एपो एंजाइम होता है, को फैक्टर में को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। बस अपने को सीधा सा एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। प्रोस्थेटिक ग्रुप तो अटैच्ड होता है टाइटली, और बाकी ये होते हैं ट्रांजिएंटली, कंपैरेटिवली लूज अटैच्ड होते हैं, बस। तो द कैन सर्व एज को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। प्रोस्थेटिक की बात कर रहा है, क्यों डिफर है? दे रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी, दोनों में रहता है। दे प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, बस ये रहा। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है बच्चों वो एपो एंजाइम के साथ, प्रोटीन वाले पार्ट के साथ टाइटली जुड़े रहते हैं, जबकि बाकी कैसे होते हैं? कंपैरेटिवली लूज, ढीले जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। देयर एसोसिएशन विद इज एपो ट्रांजिएंट, ये तो को एंजाइम का होता है। प्रोस्थेटिक का कैसा रहता है? टाइट। तो आंसर क्या आ गया? 3rd, ये अपना एंजाइम का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर आए बच्चों। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक्स में ले लो। जेनेटिक्स क्रॉसिंग ओवर, पहली चीज क्रॉसिंग ओवर किसके बीच? वही होमोलोगस होते हैं ना बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है क्रॉसिंग ओवर। ये तो डिफरेंस पता ना, होमोलोगस नॉन होमोलोगस, समजात है समजात। तो जो पेयर के क्रोमोसोम है, जोड़े के क्रोमोसोम है, वो बच्चों आपस में क्या होते हैं? होमोलोगस। तो ये पेयर का क्रोमोसोम है जो आपस में क्या है? होमोलोगस। अब इसी से मान लो वो जब क्रोमेटिड वाली स्टेज आती है, ये लो
ये आ गए, ये पेड होमोलोगस, ये इसके क्रोमेटिड आ गए के 4। अब बच्चों इसमें अपने को बताना, ये जो क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के, इनको तो हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हो? सिस्टर। और इन दोनों के जो अलग अलग है वो क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर में जो जीन का एक्सचेंज होगा वो इन सिस्टर के बीच थोड़ी होगा, इनके बीच नहीं होता ना, इनके बीच होता है, इनके बीच। तो ये है तो होमोलोगस ही, लेकिन होमोलोगस के कौन से हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और वो पैकाइटिन स्टेज आपको ध्यान ही है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्लियर है बच्चों? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस गलत हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नॉन होमोलोगस नहीं होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस एट पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज। तो होमोलोगस के कौन सी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या होगा? एक्सचेंज। समझ गए? फंडा क्लियर? क्लियर है तो देर किस बात की? अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका 19, सीधा सा क्या, ये भी थोड़ा सा एक ऑफ बीट क्वेश्चन था, आउट ऑफ ट्रैक बोल सकते हैं बच्चों। रामचंद्रन प्लॉट याद रखने वाला क्वेश्चन है, वैसे तो मोल बायोमोलिक्यूल से कनेक्टेड है। रामचंद्रन प्लॉट प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। एक्चुअल में बेटा जी एक साइंटिस्ट है इंडियन, इन्होंने 1963 में रामचंद्रन जी, रामकृष्णन जी, शशि शेखरन जी, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रोटीन की 3D वगैरह स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक अपना अलग से इन्होंने व्यू बताया था, जिसको बोलते हैं रामचंद्रन प्लॉट। तो वो किसे एक्सप्लेन करने के लिए है? प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। तो रामचंद्रन जी, रामकृष्णन जी, 1963। तो ये ऑफ ट्रैक का क्वेश्चन, रामचंद्रन प्लॉट। चलो बच्चों अगले पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20। सीधा सा क्वेश्चन, वेयर द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ETS कहाँ? तो देखो बच्चों 2-3 साल के अपन ने पेपर सोल्व कर ही लिए, तो एक ऐसा सा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का आ गया, ये ETS का आ गया, कि कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ ये रिएक्शन चलती है, इनकी साइट क्या है, स्थल क्या है। तो ETS का तो आपको पता ही है, कहाँ चलेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बस आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सीधा सही। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, मैड काउ डिजीज एक बहुत पुराना शायद अपन बोल सकते हैं 2010 या उसके आसपास का एक क्वेश्चन था, ऐसा सही प्रियोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो एक तरह से रिपीट सा हुआ है। तो मैं कहता भी हूँ ना, आप 2010 से लेकर 19 तक के बच्चों पेपर सोल्व किया करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, बहुत ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा, कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे कि चैप्टर, यूनिट, टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, पूछा जाता है, और बहुत से क्वेश्चन तो एज इट इज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए एक अच्छा है, क्योंकि टाइम अब कम बचा है, तो एक ये भी अच्छी टेक्निक है कि हम पुराने पेपर को बेटा जी सोल्व करें, उसी सीक्वेंस में हम आपको ये अलग अलग जो ईयर के पेपर है वो आपको करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इसको लो। तो मैड काउ डिजीज, वो मैड काउ डिजीज बच्चों प्रियोन से होती है। प्रियोन नाम सुना ना? प्रियोन और अपन एक बोलते हैं क्या? वायरोइड्स। वायरोइड्स और प्रियोन होते हैं ना, डिफरेंस पता ही। प्रियोन तो प्रोटीन, और जो वायरोइड्स है वो आरएनए, केवल आरएनए के बने, प्रोटीन के बने। तो मैड काउ डिजीज का जो सोर्स है वो प्रियोन है, और प्रियोन फ्री डीएनए गलत हो गया, इंसर्ट क्रिस्टलाइन नहीं होता, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, वो असामान्य फोल्डेड प्रोटीन होती है। प्रियोन पी से प्रोटीन, और वायरोइड्स होते हैं वो आरएनए होते हैं। क्लियर? ओनली, और ये ओनली प्रोटीन से। तो मैड काउ डिजीज है बच्चों, कैटल्स में होती है मैड काउ डिजीज, इसको इसे बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म याद रख सकते हो तो एनसेफेलोपैथी, बोवाइन BSc, स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी भी बोलते हैं। एनसेफेलोन वर्ड बच्चों ब्रेन के लिए आता है, एनसेफेलोजी स्टडी ऑफ ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम पर प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है मैड काउ डिजीज, जिसका पैथोजन कौन है? प्रियोन, जिसको बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी डिजीज का नाम है। मैड काउ डिजीज का दूसरा नाम है ये BSE, और ये एक्चुअल में प्रोटीन ही होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। और वायरोइड्स की बात आए तो बच्चों वो क्या है? आरएनए। चलें तो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये लो आपसे पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन ब्रीडिंग। फिर से याद कर लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये बात भी मैं कई बार आपको बोल चुका, रटा चुका कि जो 9th चैप्टर 12th एनसीईआरटी का है बच्चों, एनिमल ब्रीडिंग वाला, स्ट्रेटेजी फूड एनहेंसमेंट वाला, उससे एक क्वेश्चन बनता है और अपने जूलॉजी से रिलेटेड वो क्वेश्चन 100% या कहूं तो मैं 99 मान लो आप, एनिमल ब्रीडिंग से आता है। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, छोटे से वो 2 पेज है, उनको घोट लो, समझ लो। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का वहां से 100% क्लियर हो जाएगा। 2019 में भी था, 18 में भी था, ये उड़ीसा वाले में भी आ गया। इन ब्रीडिंग से कनेक्टेड, आउट ब्रीडिंग से अंतः प्रजनन और बही प्रजनन। तो क्या पूछ रहा है आपसे? इनकरेक्ट रिगार्डिंग इन ब्रीडिंग पूछा है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय आउट क्रॉसिंग, पहला ही गलत हो गया। वो बताया था ना, कॉन्टिन्यूअस इन ब्रीडिंग से बच्चों इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, अंतः प्रजनन अवसादन आ जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसका इलाज क्या था? वही क्या करवा दो? आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग करवा दो बस। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय आउट क्रॉसिंग, गलत हो गया। वो आउट क्रॉसिंग से उसे अपन रिमूव कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। इन ब्रीडिंग हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ, ठीक है, उन जीन एलील को एलिमिनेशन में हेल्पफुल होती है। इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी टू प्योर लाइन, प्योर लाइन होमोजाइगोसिटी के लिए आपको इन ब्रीडिंग ही करानी पड़ेगी। कंटिन्यू इन ब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी, ठीक है, उसी को बोला था इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, और इसे दूर करने के लिए क्या करवाई जाती है? आउट क्रॉसिंग। तो पहला गलत हो गया। ये लो फर्स्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलें आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 आपका इंतजार कर रहा है। ये लो मोल बायो, बायोटेक। तो उड़ीसा नीट वाला पेपर बेटा जी जब एनालिसिस करेंगे ना, तो बायोटेक, मोल बायो, जेनेटिक्स, इन वाले चैप्टर से कुछ ज्यादा क्वेश्चन इस उड़ीसा नीट वाले पेपर में आ गए हैं। नॉर्मल से भी ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से उन्होंने कवर किए। तो ये तो सीधा सा एंजाइम का है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडो एक्सो फिर से पूछ लिया, एंडो मिड से, एक्सो किनारे से। तो एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा कहां? एंड से, एंड तो आ गया एक्सोन्यूक्लियस से मिला लो, फोर्थ कट डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लो। डीएनए लाइगेज, लाइगेज अपने को पता जोड़ता है। टैक पॉलीमरेज, वो प्राइमर वाला काम। टैक पॉलीमरेज पीसीआर में जो यूज होता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया वाला, बस वो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, थर्मोस्टेबल होता है बच्चों, ठीक है। मिला लेंगे, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। 24 भी बायोटेक का क्वेश्चन और बच्चों एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, वही मार्कर वाला। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन वेक्टर PBR322R, अभी बता रहा था ये अपना PBR322, इस पे 2 रेजिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर, एम्पिसिलिन और दूसरा बेटा जी कौन सा? टेट्रासाइक्लिन। ये लो सेकेंड ऑप्शन, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इन 2 के लिए वो रेजिस्टेंस होती है, प्रतिरोधी होती है, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। चलो ये तो एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लोरेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन बाय येलो, ये और एक बायोटेक का उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन फिर आ गया है, तो एनसीईआरटी का ही है। किसी देश के जैव स्रोतों का दोहन मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा बिना उस कंट्री की ऑथराइजेशन के, परमिशन के करना, चोरी छुपे करना, तो एक्चुअल में क्या है? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी हो गया ना। बायोवार तो वो हो गया बच्चों जैव युद्ध, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ों से जो बायोवार ऑर्गेनिज्म, इसको अपन बोल सकते हैं। बायो वेपन में हम बता सकते हैं, जैसे वो आया था ना एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया के स्पोर यूज करना, तो इनको अपन यूज एज ए बायो वेपन भी ले सकते हैं। और चोरी छुपे यूज करना वो बायोपायरेसी। थर्ड हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो आगे 26, मोल बायो, ये फिर से वही आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी बता ही रहा था ना मैं। पॉलीमरेज फर्स्ट से आरआरएनए, सेकंड एम और एचएनआरएनए और थर्ड से टीआरएनए, सीधा इमेज द कॉलम में बस आरएमटी याद रख लो। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड। प्रोकैरियोट्स में तो बच्चों एक ही टाइप का होता है, यूकैरियोट में 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज। 27, जेनेटिक्स का मान लो, चाहे अपने सर्कुलेटरी ब्लड वाला मान लो, ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? इन ए मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए दिया, फीमेल का ब्लड ग्रुप दे दिया बेटा जी बी। तो ये कह रहा है
प्रोजेनी हैड इधर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, संतानों में ए बी और बी ब्लड ग्रुप है, तो ये कह रहा है पेरेंट्स के पॉसिबल जीनोटाइप ज्ञात करो। पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होते हैं, तो अपने को पता ना, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो बेटा जी उसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं, आई ए बी हो सकता है और आई ओ बी हो सकता है, ध्यान अपने को। और बी अगर ब्लड ग्रुप है तो उसके भी दो हो सकते हैं, आई बी और आई ओ। अब अपने को देखना है कि इनमें से कौन सा लेंगे ब्लड ग्रुप जिससे अपन प्रोजेनी में ये वाला ब्लड ले आए। जैसे ए का उठाया तो अगर आप सीधा सा ही बेटा जी दिमाग लगा सकते हो कि प्रोजेनी में ए बी ब्लड ग्रुप तब आएगा ना जब एक ए इधर से आए एक बी उधर से आए, बी तब आएगा। अब देखो अगर दोनों ये उठाओगे आई ए वाले, तब बी केवल बी पॉसिबल नहीं हुआ ना। तो ये वाला जीनोटाइप आप करके देख सकते हो, नहीं समझ में आए तो हर कंडीशन लेके देख सकना। मैं सीधा ही बता दूं, मैंने एक कंडीशन ये ले ली ए की, बी की मैंने कंडीशन ले ली ये वाली, क्योंकि एक ब्लड ग्रुप इसमें बी भी लेकर आना, केवल बी, ओनली बी, तो यहां आई ओ से पॉसिबल नहीं है। अब इस वाले क्रॉस से ब्लड ग्रुप कौन सा आया, ए बी, इस वाले क्रॉस से भी बेटा जी ए बी, इस वाले से बी और इस वाले से बी। तो फादर का जीनोटाइप होगा आई ओ हेटेरोजाइगस और मां का जीनोटाइप आई बी होमोजाइगस। तब प्रोजेनी में ब्लड ग्रुप आपको ए बी और कौन सा मिलेगा, बी मिलेगा। तो मेल में आई ए स्मॉल आई जीरो को स्मॉल आई भी बोल देते हैं ना, आई जीरो को अपन स्मॉल आई भी कंसीडर कर सकते हो, फीमेल में आई बी। तो आंसर क्या आ गया, सेकेंड। बस, तो इसको आप वैसे सोल्व करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो चलो फिर सोचना क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 28, ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन्वेट्स ए न्यू एरिया। ये देखो इवोल्यूशन का, एडेप्टिव रेडिएशन का थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था बच्चों। पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज इन्वेट्स ए न्यू एरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडेप्टिव रेडिएशन। ये कह रहा है, पहले तो आप एडेप्टिव रेडिएशन समझ लो। एडेप्टिव रेडिएशन अपन ने वो डार्विन की फिंच वाले एग्जांपल से समझ ली कि वहां पर आपको लिखा आएगा बेटा जी कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक बिंदु से प्रारंभ होकर, ये वर्ड आपको लिखा मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, वहां से स्टार्ट होकर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में, जीव भौगोलिक क्षेत्रों में फैलना, वहां जाके वो नई स्पीसीज बना देती है। जैसे डार्विन की फिंच में आपको पता है ओरिजिनल जो फिंच थी वो कैसी थी, सीड ईटर, बीज बख्शी थी, बीज खाने वाली। अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में चली गई, यहाँ एक अलग आ गई, यहाँ दूसरी तीसरी, तो उन्होंने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नई स्पीसीज बना दी। कुछ कैक्टस ईटर थी, कुछ वेजिटेरियन थी, कुछ इंसेक्ट ईटर थी। तो ये सारी जो स्पीसीज थी बच्चों, उनका ओरिजिन इस जगह से हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट। सो इट्स एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन्वेड ए न्यू एरिया। एक जाति की जनसंख्या, एक जाति कोई पॉपुलेशन है वो इन्वेड दूसरे क्षेत्र में चली गई, वहां जाके अधिकार कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडेप्टिव रेडिएशन। मान लो ये कोई स्पीसीज बच्चों ए है, इसने इन्वेड्स न्यू एरिया, इस एरिया में आ गई ए, तो कौन सी कंडीशन है कि इस ए से नई अलग अलग स्पीसीज बनेगी, वो एडेप्टिव रेडिएशन को दर्शाएगी। क्या, सुनो, पहला एरिया विद मैनी हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, कि अगर इस एरिया में कई हैबिटेट्स है, कई आवास है, हैबिटेट तो होने चाहिए ना, ये डार्विन की फिंच वाले से याद रख लो, अलग अलग एरिया में जाएगी, जियोग्राफिकल आइसोलेट होगी, तब नई स्पीसीज बनेगी। तो बिल्कुल कई हैबिटेट होने चाहिए, लेकिन ऑक्यूपाइड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये पहले से ही ऑक्यूपाइड है अलग अलग स्पीसीज से, तो पहले से ही है, तो यहां वाली जब स्पीसीज इस जगह जाएगी तो हो सकता है उनको कंपटीशन मिले और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो ऐसे तो एडेप्टिव रेडिएशन होगा नहीं, वो तो तब होगा ना जब इससे नई स्पीसीज का क्या हो, ओरिजिन हो। तो ये तो गलत हुआ। एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई, इसमें भी ये है कि इस एरिया में बच्चों कई हैबिटेट है, लेकिन यहाँ फूड सप्लाई कम है। अगर भोजन का स्रोत ही कम है तो स्पीसीज वहां ग्रोथ या सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो इससे भी न्यू स्पीसीज या एडेप्टिव रेडिएशन नहीं होगा। एरिया विद ए सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, इस एरिया में बच्चों केवल एक ही प्रकार का खाली अवकाश है, हैबिटेट मतलब एरिया अवकाश, तो इस एक ही टाइप के स्पेस में जब वो ये स्पीसीज आएगी तो उसमें तो एक ही स्पीसीज बनी,
एक से ज़्यादा नहीं बन रही ना, तो मोर देन वन बने, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट हो, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जाए, कुछ मान लो पानी में आ गई, कुछ बाहर है, उसके अकॉर्डिंग उनमें एडेप्टेशन आएंगे, चेंज आएंगे, तभी तो एडेप्टिव रेडिएशन होगा। जैसे डार्विन की फिंच की बीक, चोंच में क्या आते गए, चेंजेस आते गए। तो एक एरिया अगर है तो उसमें वैसे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये भी गलत हुआ। एरिया विद मेनी टाइप्स ऑफ वैकेंट हैबिटेट, ये देखो बच्चों, उस एरिया में जैसे ये ले लो, कई प्रकार के वैकेंट खाली जगह है, हैबिटेट है, क्षेत्र है, तो उनमें एक स्पीसीज मान लो यहाँ आ गई, कुछ इसके मेंबर इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें क्या आते जाएंगे, चेंज आते जाएंगे, और वो अलग अलग स्पीसीज को फॉर्म कर देंगे, जिनका सबका ओरिजिन इस ए स्पीसीज से होगा। तो दैट्स कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। तो उसको आप डार्विन के फिंच वाले एग्जांपल से इजीली समझ लेना कि वो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट होती है, फिर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट, आइसोलेट हो जाती है, फिर बेटा जी उनकी चोंच, बीक में चेंजेस आ जाते हैं, और वो अडेप्ट होकर फिर फॉर्म कर देती है न्यू स्पीसीज। तो इसका जो आंसर था वो था फोर्थ। एरिया विद मैनी टाइप्स ऑफ वैकेंट, क्षेत्र जिसमें कई प्रकार के हैबिटेट्स हो, आवास होते हैं, हैबिटेट। चले बच्चों, ये इवोल्यूशन एडेप्टिव रेडिएशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 देखती आपको एनसीईआरटी याद आ रही है, डायग्राम दिख रहा है एनसीईआरटी में, याद करो। एंडोक्राइन 11th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, एंडोक्राइन की मैकेनिज्म, उसके दो डायग्राम, एक तो जीन लेवल वाला, एक आपका सेकेंडरी मैसेंजर। तो प्रोटीन हार्मोन बच्चों सेकेंडरी मैसेंजर, स्टीरॉयड जीन लेवल, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल नहीं होते, ठीक है। तो ये देख लो, ये ए हार्मोन दिखाया है यहाँ, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा नहीं रहा है, एंट्री नहीं हो रही है, मतलब ए हार्मोन प्रोटीन है, तभी तो अंदर नहीं जा पा रहा है, तो ए अपन प्रोटीन मान लेंगे। और सबसे पहले प्रोटीन या स्टीरॉयड हार्मोन हो, वो रिसेप्टर के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जो बी बन रहा है वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है बेटा जी। फिर प्रोटीन हार्मोन खुद अंदर नहीं जाएगा, अंदर क्या बना देगा, साइक्लिक एएमपी, जो किसका काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर। क्लियर है? तो देख लो डायग्राम, ए प्रोटीन मान लो, बी साइक्लिक एएमपी नहीं हुआ, ए स्टीरॉयड नहीं हुआ, प्रोटीन रिसेप्टर और साइक्लिक एएमपी, ये थर्ड आ गया बस। तो स्टीरॉयड हार्मोन तो डायरेक्ट परमिएबल होते हैं, बट प्रोटीन हार्मोन सीधे सेल मेम्ब्रेन उनको जाने नहीं देती। एनसीईआरटी का डायग्राम था बच्चों। फिर अपने 12th एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर डिजीज वाले से क्वेश्चन है, इम्यूनिटी का क्वेश्चन आ गया उस चैप्टर से। क्या कह रहा है कि ह्यूमंस हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अपने में दो आते हैं ना, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट तो बेटा जी सहज बोलते हैं अपन, जिसमें वो नॉन स्पेसिफिक एविसिस्ट होता है, जिसमें वो अलग अलग बैरियर आप पढ़ते हो, फिजिकल बैरियर में त्वचा आ गई, फिजियोलॉजिकल बैरियर में कुछ केमिकल आ गए, साइटोकाइन बैरियर में एक इंटरफेरोन आता है, सेलुलर बैरियर में कुछ सेल्स आती है। और एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है, उपार्जित, वो स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, जिसमें क्या बनेगी, एंटीबॉडी। तो एक्वायर्ड में एंटीबॉडी बनती है, इन्नेट में एंटीबॉडी नहीं बनती। इन्नेट नॉन स्पेसिफिक होता है, अविशिष्ट होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ह्यूमन have acquired immune system that produce antibodies to neutralize pathogen। रोगाणुओं को उदासीन करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। स्टिल इनेट इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिकॉज अपने में बर्थ के टाइम इनेट होता है। इनेट को इनबोर्न भी बोलते हैं, जन्मजात भी बोलते हैं, इसमें त्वचा आती है। तो ये कह रहा है कि बर्थ के टाइम इनेट इम्यून सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जी इनेट क्या पैसिव इम्यूनिटी देता है। पैसिव का मतलब एक्टिव पैसिव दो। पैसिव जब आप बनी बनाई एंटीबॉडी दो, पैसिव इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बनाए, एक्टिव। एंटीबॉडी नाम आ रहा है ना, तब तो वो एक्वायर्ड है, समझ रहे हो। इनेट में तो एंटीबॉडी नहीं बनती, एंटीबॉडी तो एक्वायर्ड में बनती है, जो स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। तो एंटीबॉडी की वजह से इनेट नहीं होगा। इस वेरी स्पेसिफिक भी नहीं होता। स्पेसिफिक और विशिष्ट तो कौन सा होता है, एक्वायर्ड होता है। इनेट तो अविशिष्ट होता है बच्चों। प्रोड्यूस मेमोरी सेल, गलत। मेमोरी सेल स्मृति कोशिकाएं टी बनाती है और बी के पास मेमोरी होती है। टी और बी तो लिम्फोसाइट है, जो एंटीबॉडी बी बनाएगा। एंटीबॉडी आते ही कौन हो गया, एक्वायर्ड हो गया बच्चों। हिज नेचुरल किलर, बिल्कुल इसके पास कौन सी सेल आई थी, वो एनके सेल्स, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। परफोरिन, परफोरिन जो सेल वॉल में क्या बना देगा, पोर बना देगा और उन माइक्रोब्स को खत्म कर देगा।
समझ गए? तो नेचुरल या इन्नेट जो इम्यूनिटी है वो बच्चों बाई बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक अविशिष्ट होती है, उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा। जबकि एक्वायर्ड जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, जिसमें क्या बनेगी? एंटीबॉडी। तो नेचुरल किलर सेल इज पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा एट जो हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर, उसमें इम्यूनिटी की एक हेडिंग है, उसी में दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ फटाक से। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये लो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी का सीधे से सीक्वेंस पूछ लिया, अब ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। सबसे पहले गैमेट बनते हैं, गैमेट बनना गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म और ओवम बनना गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट आगे ट्रांसफर होते हैं। स्पर्म तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वहां से फरेंशिया और एपिडिडाइमिस, उन सब में वो ट्रांसफर, तो गैमेट का आगे युग्मक स्थानांतरित होते हैं। फिर सिनगेमी, सिनगेमी बेटा जी फर्टिलाइजेशन ही है, निषेचन हुआ, युग्मकों का संलयन, फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी। फिर क्या बना? जाइगोट बना। अब देखो जाइगोट के बाद सेल डिफरेंशिएशन, विभेदन नहीं होता, पहले सेल डिवीजन होगा ना। जाइगोट में तो क्या होता है? क्लीवेज, विभाजन होगा, इस वजह से ये तो गड़बड़ हुआ। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगेमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, बिल्कुल। फिर सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका में विभेदन होता है, वो तीनों लेयर बनती है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम बनती है। फिर बेटा जी उससे ऑर्गन बनना, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन बनते हैं एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम से। तो ये अपना आंसर आ गया इसमें सेकंड। यहां देख लो, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगेमी, जाइगोट ठीक है, सेल डिवीजन ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस पहले नहीं होगा, पहले तो सेल डिफरेंशिएट होगी ना, कोशिका में विभेदन होगा, तीनों स्तर बनेंगे तब ऑर्गन बनते हैं इस तरह से। गैमेटोजेनेसिस, सिनगेमी ये गलत हो गया, तो आंसर यहाँ कौन सा गया? सेकंड। तो पहले सेल का डिफरेंशिएशन विभेदन होगा एक्टो, एंडो, मीजोड्रम में, फिर उन लेयर से क्या बनते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन बनने को बच्चों बोल देंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग जनन हिंदी में बोल देते हैं। चलो 32, ये लो हार्मोन का, इसको आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मिल्क इजेक्शन और फीटल इजेक्शन? दुग्ध स्त्रावण और बर्थ, जन्म की क्रिया से रिलेटेड कौन सा है? बस सीधा दिमाग में आ गया। बर्थ के लिए कौन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जिसका एक नाम और याद रख सकते हो, पिटोसिन भी बोलते हैं बच्चों। तो बर्थ के टाइम ये यूटेराइन की मसल्स में क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो देखो बोथ, यहां मिल्क इजेक्शन, अब मिल्क सिंथेसिस की बात है ना, दुग्ध संश्लेषण कौन करता है? तब तो वो मां में प्रोलैक्टिन करता है। इजेक्शन दूध का रिलीज करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन आता है। अब साथ में इसने फीटल इजेक्शन दे दिया, फीटल शिशु जन्म से भी कनेक्टेड आ गया, तो 100% क्या जाएगा? ऑक्सीटोसिन। तो पिटोसिन बोलते हैं इसको, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, जन्म में सहायक है। इसी को बेटा जी मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, दुग्ध निष्कासन हार्मोन। तो ये ऑक्सीटोसिन की नाम है, पिटोसिन, बर्थ हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। चलिए आगे अपना क्वेश्चन नंबर आया 33 ने आपको क्या कहा? पढ़ो देखे। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्टेड क्वेश्चन, उनकी स्टेजेस से, कि नो न्यू फोलाइकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, ये कह रहे हैं ल्यूटियल प्रावस्था में कोई नया पूटक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? तो बेटा जी स्टेज क्या होती है? सबसे पहले ब्लीडिंग फेज होती है, रक्तस्राव प्रावस्था, फिर होती है प्री ओवुलेटरी फॉलिकुलर फेज, फिर आती है ओवुलेटरी फेज, और जो लास्ट है उसको अपन बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। 2018 में भी था ना, उमेश द कॉलम में पूछा हुआ इसका, तो इसके बारे में बात कर रहा है। ल्यूटियल फेज में कह रहा है कि नया फोलाइकल क्यों नहीं बनता। अपने को पता ना फोलाइकल कब बनता है, न्यू फोलाइकल तो इस प्री ओवुलेटरी में बनता है, इसीलिए बेटा जी इसको क्या बोलते हैं? फोलिकुलर फेज भी बोलते हैं, पूटकीय प्रावस्था। इसमें नया फोलाइकल बनता है, जो ग्रेफिन फोलाइकल बनेगा वही। अब फोलाइकल बनने के लिए नाम ही फोलाइकल है, तो कौन सा हार्मोन चाहिए? एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाद में धीरे धीरे एलएच भी आ जाता है यहाँ पे। ल्यूटियल फेज में ल्यूटियल के नाम से कौन आया? कार्पस ल्यूटियम, जो क्या रिलीज करता है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन है तो नया ओवम, नया फोलाइकल्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस टाइम कौन है? प्रोजेस्टेरोन है। और फोलाइकल बनाने के लिए क्या चाहिए? FSH और LH, उनका लेवल क्या रहेगा? कम रहेगा। किसका हाई रहेगा? प्रोजेस्टेरोन का हाई रहेगा। तो नया फोलाइकल क्यों नहीं बन रहा? ये लो पहला ही, बोथ FSH LH लेवल आर लो इन ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में FSH और LH हार्मोन का स्तर कम होता है, इसलिए नया फोलाइकल नहीं बनेगा। लेवल हाई किसका रहेगा? प्रोजेस्टेरोन का, जो कहां से आएगा? कार्पस ल्यूटियम से, जो कैसी ग्लैंड है? पूछा हुआ है, कैसी ग्लैंड है? टेम्पररी है, अस्थाई है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है बच्चों, चलो भाई क्वेश्चन 34, इवोल्यूशन 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 इवोल्यूशन, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो। इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, बेटा जी बात कर रहा है, इवोल्यूशन से कनेक्टेड क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स हैव टू इवोल्व शेयर सिमिलर कैरेक्टर्स। एक वो डायग्राम भी दे रखा है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल दे रखे हैं, एक प्लेसेंटल मैमल्स दे रखे हैं, ऐसे डायग्राम से बता रखा है। इधर वो वुल्फ दे रखा है, तस्मानियन वुल्फ है, माउस मार्सुपियल वो बता रखे हैं ना बेटा, बॉमकेट, फ्लाइंग, वो कई बता रखे हैं इसमें। तो इधर भी एग्जाम्पल डायग्रामेटिक, मार्सुपियल तो ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल हो गए, कंगारू वगैरह जिनमें वो पाउच होता है। प्लेसेंटा वाले आगे प्लेसेंटल, दोनों ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में इवोल्व हुए। तो इसी डायग्राम के नीचे ये एनसीईआरटी में याद आ रहा है, मेरे पेज नंबर 134 पे आपको मिलेगा। एनसीईआरटी के 134 पेज पर देखना, एक साइड में डायग्राम देके बता रखा है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल अलग अलग ओरिजिन हो रहा है। जब ओरिजिन अलग होता है तो वो इंडिकेट क्या करता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है ना, ये बिल्कुल डायग्राम के नीचे मेंशन कर रहा है, कन्वर्जेंट अभिसारी उद्विकास। ओरिजिन अगर सेम रहता तो डाइवर्जेंट हो जाता, अपसारी उद्विकास हो जाता। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं है ना? तो इसमें ध्यान रख लेना कि अगर केवल जैसे आए ना बच्चों, केवल मार्सुपियल की बात आए, इसको समझ लेना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। एक्सप्लेन ऐसे कर दूं कि जैसे केवल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आते, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह से स्टार्ट हुए पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में फैल गए, ऐसे ही बेटा जी केवल प्लेसेंटल मैमल आते, एक जगह से स्टार्ट हुए पूरे फैल गए। थोड़ा ध्यान से सुनना, दो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके। ओनली ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ओनली मार्सुपियल, प्लेसेंटल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इधर वाला देखो ही मत, ओनली ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बताते तो देखो वो एक जगह से स्टार्ट होके अलग अलग जगह जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक बिंदु से प्रारंभ होकर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में फैलना, नाउ कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। तो केवल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है तो एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक ऐसे ही ओनली प्लासेंटल मैमल्स पूछ लेते, अपरायुक्त प्लासेंटा वाले पूछ लेते, तो वो भी बच्चों एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक बिंदु से प्रारंभ होकर लिखा हुआ रहे तो एक्चुअल में क्या होता है? एडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन ये लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी जब दो एडेप्टिव रेडिएशन को आप कंपेयर करो। देखना ढंग से, जब दो एडेप्टिव रेडिएशन को कंपेयर करें, एक है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, एक है प्लेसेंटल मैमल्स, इनके एक मेंबर इसका, एक मेंबर इसका। अब बोलो, एक इसका मेंबर, एक इसका, तो इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, और जब ओरिजिन अलग है तो वो क्या होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो बहुत बच्चे इस लाइन में कंफ्यूज होते हैं। एनसीईआरटी में एडेप्टिव रेडिएशन वाली जो हेडिंग है उसी में एक्सप्लेन कर रखा है कि केवल मैं एक की बात करता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट तो एडेप्टिव रेडिएशन, केवल प्लेसेंटल की बात करूं तो एडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन जब दोनों को एक साथ ले आऊं, दो एडेप्टिव रेडिएशन ले आया मैं, एक ये एक ये, तो बेटा जी इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। ओरिजिन अलग होते ही वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। तो दोनों पूछा आपसे मार्सुपियल और प्लेसेंटल, तो आंसर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन फर्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 35 मैच द कॉलम जेनेटिक्स का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वो डिटर्मिनेशन वाला है सीधा ही। क्या x0 मेथड, x0 किसमें मिलेगी? तो ये पहले वाला होता ना जनरली ये फीमेल और बाद वाला मेल, ऐसे लिखा ना मैं, जैसे xy लिख दूं बेटा जी, तो बाद वाला मेल और पहले वाला हमेशा फीमेल के रेफरेंस में होता है। तो x और x0 मेथड किसमें मिलेगी? x0 कीटो में होती है ना, इंसेक्ट में, कॉकरोच में, ग्रास होपर में, ये रहा ग्रास होपर,
X0 मेथड टिड्डा खूब घूम रहे हैं इन दिनों, लोकस्ट। XXXY मेथड, तो XXXY पहले डबल X तो फीमेल है, XY मेल है। इस केस में फीमेल कैसी होगी, ये होमोगेमेटिक होगी ना। होमोगेमेटिक समझते हो ना, एक ही गेमेट बने, एक टाइप का गेमेट बने। जैसे अपने यहाँ डबल X होता है तो फीमेल में एक ही टाइप का वो बना जिसमें X क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म दो टाइप के बनेंगे, एक में X होता है और एक में Y होता है, तो दो अलग अलग हेटेरोगेमेटिक, एक जैसा होमोगेमेटिक। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये कैरियोटाइप 45 क्रोमोसोम किस कंडीशन में बेटा जी, कौन सा सिंड्रोम, टर्नर में 44 प्लस X0, तो वहाँ क्रोमोसोम 45 ही होते हैं, एक क्रोमोसोम कम होता है। और ZWZZ, ये बर्ड्स में मेथड आ गई। पहले ZW फीमेल है तो फीमेल कैसी हुई, हेटेरोगैमेटिक। तो बर्ड्स में जो अंडे हैं वो दो टाइप के बनेंगे, एक में Z एक में W क्रोमोसोम, तो हेटेरोगैमेटिक। मैच द कॉलम मैच कर लेना। एनसीईआरटी में जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 36। फिर मोल बायो का सीधा सा क्वेश्चन 19 में भी था ऐसा ही। आपको एक mRNA DNA की एक चेन दे दी, इस DNA से आपको mRNA बनाना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। कौन से स्ट्रैंड से बनाना है, टेम्पलेट से बनाना है। ये टेम्पलेट रहा 3 to 5 पे लिख रखा है टेम्पलेट, तो इससे बना लो। एडेनिन के सामने थाइमिन तो आएगा नहीं, कौन आएगा, यूरेसिल आएगा। ये 5th एंड हो गया, 5 to 3 एंड देख लो। फिर थाइमिन के सामने एडेनिन, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं अपन बच्चों। टेम्पलेट स्ट्रैंड के DNA के टेम्पलेट से क्या बना लो, RNA, जो हमेशा 5 to 3 डेज में बनेगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन 37 नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन बना। क्या कर रहा है, सही नहीं है, नोट इनकरेक्ट, मतलब गलत पूछ रहा आपसे। नोट करेक्ट का मतलब जो सही नहीं है मतलब गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए लिख लिया ना, साइड में लिख लिया करो। नोट करेक्ट का मतलब वो क्या है, इनकरेक्ट है। पहला, इन द नी जर्क रिफ्लेक्स, वो नी जर्क एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, घुटने वाला नी जर्क रिफ्लेक्स। स्टिमुलस इज द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स एंड रेस्पॉन्स इज इट्स कॉन्ट्रैक्शन। हो गया ना। जब बेटा जी नी पर अपन जर्क या कोई झटका लगता है, मसल्स स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच हुआ, खिंचाव से मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक चीज आप ये भी ध्यान रख लेना, नी जर्क रिफ्लेक्स में, घुटने वाले में बच्चों जिधर से स्टिमुलस मिलता है, सामने से अपन ने मान लो हल्का सा मारा, उसके लटकी तो नहीं है, उसे थोड़ी सी मारते ही स्टिमुलेशन दिया अपन ने, देती अपना पैर भी उधर जाएगा। मतलब जिधर से स्टिमुलेशन मिला उधर ही क्या गया, रेस्पॉन्स भी उस साइड में गया, ये ध्यान रखना। जबकि पिन प्रिकल करते हैं, जब पिन चुभोते हैं हाथ के, मैंने पिन प्रिकल की निडल चुभोई तो हाथ उधर से दूर जाएगा। पिन स्टिमुलस, हाथ का दूर जाना, रेस्पॉन्स। तो जिधर से स्टिमुलस मिला उसके अपोज हाथ गया। लेकिन घुटने में, नी जर्क में हल्का सा जर्क झटका लगता है तो घुटना या जो अपना पैर है वो स्टिमुलस की तरफ ही जाएगा, उधर ही रेस्पॉन्स शो करेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का, रेस्पॉन्स इज कॉन्ट्रैक्शन। An action potential is an axon doesn't move backward because the segment behind in refractory phase। वही है जो न्यूरॉन पे इम्पल्स का कंडक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, आगे की ओर ही जाएंगे ना, उनका कभी बैकफ्लो नहीं होता, क्योंकि 3 स्टेज आपने पढ़ी हुई है, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज। रीपोलराइज को बेटा बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, पुनरावर्तन काल। रिफ्रैक्टरी पीरियड की वजह से इनका कभी भी बैकफ्लो नहीं होता, वो हमेशा आगे की ओर चलते हैं। साइटोन टू डेंड्रोन, डेंड्रोन से एक्सोन, ये भी सही है। Depolarization of hair cell of cochlea result in the opening of the mechanical gated potassium ion channel। ये लो, कोक्लिया हेयर सेल ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है कोक्लिया में सुनने के लिए, उसमें डीपोलराइजेशन का मतलब बच्चों विध्रुवण, सक्रिय। हर एक्टिव स्टेज के लिए वर्ड आता है डीपोलराइजेशन। तो सिंपल सी बात है कि जो कोक्लिया था वो अपना कोक्लिया का डायग्राम, इसमें ऊपर तो था इसके अलावा वेस्टिबुलाई, बीच में मीडिया, इसमें टिम्पेनाई। तो वेस्टिबुलाई में भरा हुआ था पेरीलिम्फ, ध्यान ना, मीडिया में भरा हुआ है एंडोलिम्फ, और टिम्पेनाई में भी बच्चों भरा रहता है पेरीलिम्फ। तो जो पेरीलिम्फ है ऐसे होता है, ये इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ईयर के अंदर की ओर तो बच्चों एंडोलिम्फ होता है और पेरिफेरल पे होता है पेरीलिम्फ। तो पेरीलिम्फ जो बाहर की ओर है इसको तो जनरली ईसीएफ के समान मानते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एंडोलिम्फ को आईसीएफ से कंपेयर करते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है ना। पेरीलिम्फ बाहर, बाहर का मतलब एक्स्ट्रा,
एंडोलिम्फ अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और बच्चों आईसीएफ में अगर ध्यान हो तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन सोडियम से ज्यादा होती है, ये नर्वस सिस्टम में भी आता है। और ईसीएफ बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन पोटेशियम से ज्यादा होती है। तो जो कोक्लिया है, कोक्लिया की जो हेयर सेल है, जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, वो किस में मिलता है? स्केला मीडिया में। मीडिया में कौन भरा है? एंडोलिम्फ। और एंडोलिम्फ में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? एंडोलिम्फ आईसीएफ के समान है, तो उसमें कौन ज्यादा होगा? पोटेशियम। तो डीपोलराइज में पोटेशियम चैनल ही क्या होंगे? एक्टिव होंगे। ये भी सही है, पोटेशियम आयन चैनल एक्टिवेट। चौथा बेटा जी, रोड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन। रेटिना में दो सेल है, रोड एंड कोन सेल। अब रोड तो डिम लाइट में ध्यान अपने को रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। ब्राइट लाइट और कलर के लिए बेटा जी कौन आती है? कौन क्या आती है? कौन ही आती है, कौन सेल ही आती है ना। तो ये गलत हो गया ना, रोड सेल डे लाइट में नहीं आएगी, वो डिम लाइट में आएगी, मंद प्रकाश में। तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट हुआ? फोर्थ। तो इसका आंसर क्या चला गया? फोर्थ चला गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, ये मूवमेंट लोकोमोशन में जॉइंट वाला है बेटा जी। जॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, लगभग आपको संधियों से भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जनरली जॉइंट वाले पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, जो 11th एनसीईआरटी का 20वां चैप्टर है। इसके बिल्कुल लास्ट में आपको जॉइंट दे रखे हैं, और ये सारे जॉइंट मुझे दिख रहे हैं वो एनसीईआरटी के ही हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइड कार्पल्स वाला, तो देख लो कहाँ है, ये रहा बिटवीन कार्पल्स, मिला लो। हिंज जॉइंट, ये आपका हिंज है, हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट देख लियो किसके बीच? बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना। पाइवोट, धुराग्र संधि, ये लो गर्दन घूमती है, एटलस और एक्सिस के बीच। शेडल जॉइंट बेटा जी, ये थंब की कार्पल और मेटा कार्पल के बीच, अंगूठे की कार्पल और मेटा कार्पल। मैं इस कॉलम में मैच कर लेना। जॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकोमोशन मूवमेंट से, यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। लो एक और ऑटो इम्यून डिजीज, इसके भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। अपन ने 3 पेपर सोल्व करवाए, तीनों में इस ऑटो इम्यून डिजीज का एक क्वेश्चन आपको मिल गया। ऐसी डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ऑर्गन के अगेंस्ट क्या बनाने लग जाए? एंटीबॉडी। स्वप्रतिरक्षी विकार, ये माइस्थेनिया ग्रेविस, यही क्लियर हो गया। गाउट में तो यूरिक एसिड जमा होता है। आर्थराइटिस, केवल आर्थराइटिस नहीं बच्चों, वो ऑटो इम्यून वाला कौन सा है? रूमेटोइड आर्थराइटिस होता है। तो यहाँ माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें एनम जंक्शन एसिटिल कोलिन एस्टर के रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, आपको ध्यान ही है। चलो तो फिर आगे, ध्यान है तो देर किस बात की। क्वेश्चन 40 आपका इंतजार कर रहा है। आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लिप टाइम, डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ, ये लो एंडोक्राइन ग्लैंड का लाइट से रिलेटेड कौन सी ग्लैंड थी? हाँ, पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी में एक लाइन आती है ना बच्चों, ये 24 आवर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। स्लिप वेक साइकिल को, सोने जागने की क्रिया को कंट्रोल करती है पीनियल बॉडी। उससे कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन। तो ये रहा, आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लिप टाइम, डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ पीनियल ग्लैंड। वही पीनियल ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि ये अपनी बॉडी की बच्चों 24 आवर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और ये भी ध्यान है ना, पीनियल ग्लैंड का जो मेलेटोनिन हार्मोन है, ये नाइट टाइम में बच्चों, रात के समय इस हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा और डे टाइम में सिक्रीशन कम होता है। याद रखने वाली बात, बायोलॉजिकल क्लॉक तो नाइट और डे टाइम से कनेक्टेड कौन सी ग्लैंड हो गई? पीनियल ग्लैंड, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। क्वेश्चन 41 फिर हार्मोन वाला, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या पूछ रहा है? Which of the following condition will stimulate parathyroid gland to release parathyroid hormone? पैराथायरॉयड हार्मोन PTH की कौन सी स्थिति में पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा? तो इसको भी थोड़ा सा इजी सा है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बेटा जी, गलत होने के चांस इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है। PTH जिसका दूसरा नाम क्या है? कोलिप्स हार्मोन, इस नाम से भी आ सकता है। कोलिप का हार्मोन PTH ही कहते हैं। PTH का काम क्या है? तो आप बोलोगे कि PTH बच्चों, या PTH क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन भी कहते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन में PTH का स्त्रावण बढ़ेगा, कब होगा? PTH पैराथायरॉयड ग्लैंड से कब आएगा? जब बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है तब आएगा, कि कम है तब आएगा?
सीधी सी बात है कि शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ब्लड में कैल्शियम कम है, तभी तो कौन आएगा, पीटीएच, और वो ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देगा। क्लियर बच्चों? तो ये तब आएगा फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल फॉल का मतलब क्या होगा, कम होगा। तब कौन सा हार्मोन, पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसका दूसरा नाम कोलिप्स हार्मोन। 42 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये वही चैप्टर जिससे मैं बोलता हूं, छोटा सा चैप्टर 12th एनसीईआरटी का 4th, जहां से आपको 2 क्वेश्चन इन जनरल मिल जाते हैं, वो भी एनसीईआरटी से। Which of the following is a correct statement? सही कथन पूछा है आपसे। आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्तियां, कॉपर टी, नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग एक हार्मोनल, क्या वो गैमेटोजेनेसिस को रोकती है? ना, युग्मक जनन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं था। आयोडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, एक बार प्रवेश करवाने के बाद रिप्लेस की जरूरत नहीं होती, ऐसा भी नहीं है बच्चों। कॉपर टी, कॉपर 7 सबके अलग अलग टाइम होते हैं, उसके बाद उनको रिप्लेस करवाना पड़ता है। आयोडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर्स हरसेल्फ, आयोडी उपयोगकर्ता स्वयं निवेशित कर सकता है, गलत है ये भी, क्योंकि आयोडीज को तो एक्सपर्ट डॉक्टर नर्स के द्वारा इंसर्ट करवाना पड़ता है। आयोडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, बिल्कुल, ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, आयोडीज क्या करता है, गर्भाशय में शुक्राणुओं का भक्षण बढ़ा देता है। और इसमें भी मेनली बेटा जी जो कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग है, उस कॉपर का काम क्या था, स्पर्म की मोटिलिटी को, गतिशीलता को कम करके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करता है, और स्पर्म को कॉपर फेगोसाइट करता है, भक्षण करता है। तो आंसर चला गया 4th। चलो क्वेश्चन आया 43। Which of the येलो, वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कनेक्टेड है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मिल जाएगा आपको। अब इनको एसटीडी नहीं बोलते, नई वाली एनसीईआरटी में बच्चों इनको बोल दिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वर्ड यूज हो गया। अब तो कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जनरली इफेक्ट नहीं करता? किस लैंगिक संचरित रोग में जननांग सामान्यतः प्रभावित नहीं होते? अब देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में कौन कौन से हैं? हाँ, वही एड्स, हेपेटाइटिस बी दे रखा है, क्लेमाइडियसिस दे रखा है, उसके अलावा जेनाइटल हर्पीज दे रखा है, जेनाइटल वार्ट दे रखा है, ये दे रखे हैं बच्चों। तो अपने को बताना एड्स, इसमें जेनाइटल ऑर्गन प्रभावित नहीं होते, एड्स तो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। और हेपेटाइटिस बी बच्चों, हेपेटर का मतलब ही कौन, लीवर, वो लीवर पर इफेक्ट डालेगा, ना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। तो क्लेमाइडियसिस में तो इफेक्ट डलता है, जेनाइटल वार्ट में भी जननांगों पर प्रभाव पड़ता है, सिफिलिस में भी, सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया से ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है। 4th आ गया एड्स और हेपेटाइटिस बी, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? चलो तो क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट, ये करेक्ट इनकरेक्ट से क्वेश्चन जनरली, सेलेक्ट द करेक्ट, सही कथन आपसे पूछ रहा है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन बच्चों, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का सीधा सा एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एक्सपायरेशन जब हवा बाहर छोड़ोगे तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा कि रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा ना, बस आपको डिफ्यूजन को फॉलो करना है। डिफ्यूजन बोलेगा हाई टू लो, जब हवा अंदर लोगे तो एटमॉस्फेयर में हाई, अंदर कम, तो हाई टू लो। जब एक्सपायरेशन बच्चों करोगे, अंदर हाई, बाहर प्रेशर लो, तो हमेशा एयर हाई टू लो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं, रिलैक्सेशन होगा। एक्सपायरेशन अगर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के साथ फ्रेनिक मसल भी होती है, केवल इसी का रोल तो होता नहीं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, बिल्कुल। इंस्पायरेशन करोगे बच्चों, जब हवा अंदर आएगी तो अंदर प्रेशर क्या रखना है, लो, बाहर प्रेशर हाई, तभी तो हाई टू लो। और अंदर जो फेफड़ों का प्रेशर है दैट्स कॉल्ड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनस आप किसको बोलते हो, लंग्स को, फेफड़ों को। तो 3rd सही हो गया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा तभी तो हवा बाहर से अंदर आएगी। और 4th रॉन्ग है, इसके अपोजिट है। ठीक है, हो जाएगा ये। क्वेश्चन 45 फिर से रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का, ब्रीदिंग वाले चैप्टर से। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। देखो बच्चों, रेस्पिरेशन से यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आ गए हैं, रेगुलर आ रहे हैं। टाइडल वो से लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी से, वॉल्यूम आप 4 पढ़ते हो, टाइडल वॉल्यूम,
IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और RV रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम को जब ऐड कर दोगे तो कैपेसिटी आ जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वो एक्सपायरेटरी का आया हुआ है कैपेसिटी, FRC वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये वाइटल का क्वेश्चन आ गया। एनसीईआरटी में वो है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम एयर को इनहेल कर सकते हो, तो उसमें आपके टीवी, ERV, RV सारे, RV को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, क्योंकि RV तो हमेशा फिक्स है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो इनके अलावा जो बाकी है वो वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी बेटा जी टीवी प्लस IRV प्लस ERV, ये कहलाता है। RV को जोड़ दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो जैव क्षमता इसको हिंदी में बोलते हैं। देन क्वेश्चन 46, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द नोडल टिश्यू, ये लो सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे नोड का क्वेश्चन आ गया। क्या पूछ रहा है आपसे, ऑल द कंपोनेंट ऑफ नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, व्हाई डज द ऐसे नोड एक्ट द नॉर्मल पेसमेकर। ये कह रहा है कि जो नोडल टिश्यू बच्चों, ये अपना जो हार्ट है, हार्ट में यहाँ ऐसे नोड था, ये AV नोड था, AV नोड से AV बंडल आया, फिर वो परकिंजे फाइबर वगैरह है। तो ऐसे नोड को ही बोलते हैं ना पेस मेकर, AV नोड को तो नहीं बोलते, वो तो पेस सेटर होता है। ये कह रहा है कि जब सारे ऑटो एक्साइटेबल है, ऐसे नोड भी इंपल्स जनरेट कर सकता है, AV नोड भी कर सकता है, बंडल से भी हो सकते हैं, तो केवल ऐसे नोड को ही पेस मेकर क्यों बोलते हैं। तो देख लो, पेस मेकर को इसलिए बोलते हैं कि ऐसे नोड हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, ऐसे नोड से 1 मिनट में बच्चों कितने 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव जनरेट होते हैं, इसलिए वो पेसमेकर है। जितने ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा वही आपकी हार्ट बीट होगी। अगर ऐसे नोड से 70 एक्शन पोटेंशियल आए तो आपकी हार्ट बीट 70 होगी, 75 आए तो अपनी हार्ट बीट 75 होगी। AV नोड से बच्चों 70 की बजाय 40 to 60 कम होते हैं, और इस AV बंडल से 36 के लमसम होते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव कौन उत्पन्न करेगा, ऐसे नोड, इसलिए उसको कंसीडर करते हैं पेस मेकर, गति निर्धारक। ऐसे नोड इज द लोएस्ट रेट, गलत हो गया, कम तो होती नहीं। ऐसे नोड इज द ओनली कंपोनेंट टू जनरेट द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ऐसे नोड के अलावा AV नोड वगैरह भी जनरेट करते ही हैं। ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू द अदर कंपोनेंट, गलत बच्चों, AV नोड भी आगे उसको ट्रांसफर करेगा, AV बंडल भी करेगा। तो आंसर आ गया इसका फर्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फिर से ऐसे नोड से कनेक्टेड एक क्वेश्चन बना है। स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये लो, ये अपना हार्ट बना लिया, ये बेटा जी राइट ओरिकल हो गया। ऐसे नोड और AV नोड दोनों राइट ओरिकल में होते हैं ना, बस पोजीशन अलग होती है। राइट ओरिकल के अपर राइट कॉर्नर पे तो होता है ऐसे नोड, और राइट ओरिकल के नीचे वाले पार्ट पे बच्चों यहाँ कौन होता है, AV नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ध्यान है ये तो अपने को। तो ये कह रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर, राइट एट्रियम के नीचे की ओर, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, AV नोड की। क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम आलिंद नीले पट के समीप होता है, बिल्कुल ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के समीप है, AV नोड है। डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्स टू हार्ट एपेक्स टू फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। ये कह रहा है कि AV नोड से जो आवेग इंपल्स जो आगे जाएंगे हार्ट के वेंट्रिकल में जाएंगे, भाई ऐसे नोड से तो AV नोड को मिले ना, AV नोड से किसको मिले, वेंट्रिकल को, AV बंडल को। तो ये कह रहा है बच्चों कि AV नोड से जब वेंट्रिकल तक आवेग जाते हैं इंपल्स, तो वो 0.1 सेकेंड देरी से जाते हैं, डिले जाते हैं। और दिस डिले एलो, ये डिले क्यों होता है, 0.1 सेकेंड डिले से क्यों जाते हैं, कहां तक देखो, डिले द स्प्रेडिंग इंपल्स टू हार्ट एपेक्स। अब एपेक्स भी ध्यान रख लेना, हार्ट का जब आप डायग्राम बनाते हो, ये आपको मैंने बता रखा है, एपेक्स और बेस हार्ट के रेफरेंस में ध्यान रखना बच्चों। हार्ट का जो अपर ये ओरिकल वाला पार्ट है, जिधर आलिंद है, वो तो इसका कहलाता है बेसल, और नीचे वाला जो पॉइंटेड तीखा जो पार्ट है वेंट्रिकल वाला, इसे हम बोलते हैं एपेक्स।
ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एवी नोड से जब आवेग इसमें जाते हैं, एपेक्स की मतलब इस भाग पे वेंट्रिकल में जाते हैं एपेक्स की ओर, तो 0.1 सेकंड देरी से जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो 0.1 सेकंड अगर आप इसको थोड़ा सा कार्डियक साइकिल से मैं कनेक्ट करूं, कार्डियक साइकिल में बच्चों हम बात करते हैं ऑरिकुलर, डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, वो सब स्टेज आती है। ऑरिकुलर सिस्टोल में टाइम ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकंड, जॉइंट डायस्टोल में 0.4, ऑरिकुलर फिर वेंट्रिकुलर में आता है 0.4, टोटल करके 0.8 अपन कंसीडर करते हैं ना। तो ऑरिकुलर सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड। अब इसको सिंपली समझ लो कि सबसे पहले ब्लड ऑरिकल में आया, आलिंद रक्त से भर गए, देन ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होंगे, सिस्टोल होती है सारा ब्लड किस में चला गया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आती है बेटा जी, देखो हार्ट के चारों चैम्बर एक साथ सिस्टोल नहीं करते, पहले ऑरिकल करते हैं फिर वेंट्रिकल करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। अगर ऐसे नोड से पूरे हार्ट को एक साथ आवेग मिल जाते तो पूरा हार्ट एक साथ क्या होता? सिस्टोल। लेकिन ऐसा नहीं होता, जॉइंट डायस्टोल तो होता है लेकिन जॉइंट सिस्टोल नहीं होता, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में इंपल्स जाएंगे, आवेग जाएंगे, कुछ देरी से जाएंगे और वो देरी होती है 0.1 सेकंड की। जब ऑरिकल सिस्टोल करता है तो सारा ब्लड किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल। देन 0.1 सेकंड के बाद वेंट्रिकल क्या करेगा? सिस्टोल। तो जॉइंट सिस्टोल, चारों चैम्बर में एक साथ सिस्टोल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जॉइंट डायस्टोल तो होता ही है, वो तो पढ़ते ही अपन। तो उसका रीजन 0.1 सेकंड इसलिए गया कि ऐसे नोड से पहले किसको मिला? एवी नोड को। फिर एवी नोड से बच्चों, फिर एवी नोड से वो किसको मिलेगा? वेंट्रिकल्स को। तो अगर ऐसे नोड से डायरेक्ट आता तब तो सभी में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्स्ट एवी नोड देन ट्रांसफर टू वेंट्रिकल। तो उस 0.1 सेकंड में ऑरिकल्स का क्या होगा? सिस्टोल। पूरे ऑरिकल्स ब्लड से खाली हो जाएंगे, सारा ब्लड किसको मिल जाएगा? वेंट्रिकल को। तो यही पूछ रहा है कि वो 0.1 सेकंड की देरी क्यों होती है? दैट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली, आलिंद पूर्णतया खाली हो सके, वो इसीलिए 1 सेकंड की देरी आती है, ताकि 0.1 सेकंड में ऑरिकल का क्या हो गया? सिस्टोल, और आलिंद पूरी तरह से क्या हो गए? खाली, ताकि अगली स्टेज में वेंट्रिकल में क्या हो सके? सिस्टोल। तो ऑरिकुलर सिस्टोल का टाइम भी कितना बताते हैं अपन? 0.1 सेकेंड। क्लियर? तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट। चलो नेक्स्ट 48, फिर मेज द कॉलम एक्सीलरेटरी सिस्टम से है। 2019 वाले नीट में भी मेज द कॉलम एक्सीलरेटरी से आए थे, तो कुछ सिमिलरिटीज भी मिल रही है अपने को। एब्जॉर्प्शन देख लो बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फटाफट। हेनले लूप की डिसेंडिंग अवरोही पानी के लिए है, तो कहाँ है? ओनली रीअब्जॉर्प्शन वाटर। पीसीटी में पानी साल्ट दोनों ही होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन वाटर सारा होता है। एसेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट होते हैं, डीसीटी में कंडीशनल होता है। कंडीशनल ध्यान है ना, जो हार्मोन पे डिपेंड करता है, बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर पानी कम है तो पानी एब्जॉर्ब होगा, आयन कम है तो आयन होंगे। पानी के लिए बच्चों एडीएच आएगा, आयंस के लिए कौन सा हार्मोन आएगा? एल्डोस्टेरोन आएगा। एक और अपना एनसीईआरटी बेस्ड मान लो एक्सीलरेटरी सिस्टम से, फिर मेज द कॉलम। पोडोसाइट याद आई क्या? बोमन कैप्सूल की वो सेल जिनमें पोर होता है, पोडोसाइट, जो फिल्ट्रेशन स्लिट, छनित्र छिद्र, छोटे छोटे रंध्र जहां से फिल्टर होगा। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया किसमें? वैसे तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में होती है, फ्लेम सेल। देखो एक एनसीईआरटी के इस एक्सीलरेटरी सिस्टम के बेटा पीछे एक्सरसाइज दे रखी है ना, मैं तो बोलता भी हूँ एनसीईआरटी में समरी भी पढ़ो और एक्सरसाइज भी सोल्व कर लो, कोई जोर थोड़ी आना एक्सरसाइज 5 मिनट लगेगी, सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो जाओगे। वहां पूछ रखा है एक सिंगल कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज में, एक ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें फ्लेम सेल होती है। वैसे फ्लेम सेल आती है आपके दिमाग में, कौन आता है? प्लेटिहेल्मिन्थेस, लेकिन वो तो नॉन कोऑर्डिनेट है। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें फ्लेम सेल होती है, जिसमें प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, और उसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल एम्फिऑक्सस, ब्रेंकियोस्टोमा भी इसको बोलते हैं। तो ये लो प्रोटोनेफ्रीडिया, ये रहा एम्फिऑक्सस। नेफ्रीडिया पता ही है, एनेलिडा, इसको टैक्सोनॉमी से भी कनेक्ट कर सकते हो। रीनल कैल्कुलाई, वृक्क की पथरी होगी, पथरी में क्या जमेंगे? क्रिस्टलाइज ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट जम गए, वो वृक्क की पथरी है, रेनल कैल्कुलाई है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन 50 पे आओ। हेलो रिसेप्टर का क्वेश्चन ईयर से पूछा है इस बार। Which of the following receptor are specifically responsible for maintenance of balance of body? शरीर की बैलेंस, संतुलन और स्थिति बनाए रखने के लिए। तो बैलेंस आते ही कौन आया? कान। कान में कौन? वेस्टिबुलर एपेरेटस, वेस्टिबुलर उपकरण, और उसमें भी बेटा जी क्रिस्टा और मैकुला। सीधा ही कर लो इसको, तो क्रिस्टा और मैकुला वो आपके बैलेंसिंग में काम आते हैं, जबकि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कोक्लिया हियरिंग में, सुनने में काम आता है।
क्वेश्चन 51 भी सीधा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल बायोलॉजी का सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्रेटरी सेल। स्त्रावी कोशिकाओं में कौन मिलेगा? जैसे आपकी ग्लैंड्स, ग्रंथियां मान लो, ग्रंथियां बच्चों हार्मोन या अलग अलग प्रोडक्ट को सिक्रीट करती है, तो ग्लैंड्स में कौन सा साइट ऑर्गेनल सिक्रीशन से रिलेटेड ध्यान है आपको? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइजोसोम तो डाइजेशन, इसमें वो एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, अंतःप्रद्रवी जाली का SER है तो लिपिड, RER है तो प्रोटीन। बस, तो इनसे भी सेल ऑर्गेनल से भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। 52 एक और सेल ऑर्गेनल का अच्छा क्वेश्चन, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। नॉन मेम्ब्रेनस झिल्ली रहित, लेकिन साथ में बेटा जी न्यूक्लियोप्लाज्मिक लिखा है। ऐसी झिल्ली रहित संरचना जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस के अंदर होती है, नॉन मेम्ब्रेनस। तो न्यूक्लियस के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस कौन सी होती है? बिल्कुल न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। नीट नॉर्मल कॉमन नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप से। इस बार थोड़ा सा इसको घुमा दिया, अच्छा बना दिया, ट्विस्ट कर दिया कि न्यूक्लियोप्लाज्म की वो स्ट्रक्चर जो नॉन मेम्ब्रेनस है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म की नॉन मेम्ब्रेनस बेटा कौन? न्यूक्लियोलस। उसमें किसका सिंथेसिस, कौन से RNA का? लो RNA, यही पूछा था। तो राइबोसोमल जो RNA है वो कहां बनेगा? न्यूक्लियोलस में बनेगा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म की कैसी स्ट्रक्चर है? नॉन मेम्ब्रेनस है। लो, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर आप इसको मोल बायो से ले लो, चाहे सेल ऑर्गेनल से ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म हैविंग 17S राइबोसोम ओनली। उन जीवों में जिसमें केवल 17S राइबोसोम होते हैं, कैसे न्यूक्लिक एसिड होगा? तो 70S, केवल 70S राइबोसोम होते हैं बेटा जी, वो तो प्रोकैरियोट हुए, ठीक है। 80S वाले तो यूकैरियोट, 70S है तो प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया मान लो, ओनेरा प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया में डीएनए तो होता है, लेकिन हिस्टोन कहाँ होती है? हिस्टोन प्रोटीन थोड़ी होती है। और डीएनए भी कैसा? सर्कुलर, ठीक है। बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए, चाहे आप उसको वहां से ले सकते हो, बायोटेक से कोरिलेट कर सकते हो। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन गलत, हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होती। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद प्रोटीन कोड गलत। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड वर्तुल और नग्न डीएनए, प्रोटीन वगैरह नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गलत, प्रोकैरियोट। तो जिसमें 70S राइबोसोम, ओनली 70S होते हैं, वो बेटा जी प्रोकैरियोट्स। अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, इसलिए सोचना बच्चों, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे वरना सिली मिस्टेक के चांस ज्यादा हो जाते हैं। चलो, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, लो सेल बायो, चाहे इसको आप और उससे गैमेटोजेनेसिस से भी कर सकते हैं। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तो दो मियोसिस आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में तो बच्चों अगर अपनी 2N सेल है तो मियोसिस फर्स्ट जब हुआ हैप्लॉइड हो गई, तो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए, इसलिए मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हो? रिडक्शन भी बोल देते हैं ना, न्यूनकारी विभाजन। तो ये कह रहा है कि आफ्टर मियोसिस फर्स्ट द रिजल्टेंट डॉटर सेल है वो। मियोसिस फर्स्ट के बाद ये जो डॉटर सेल बनी है, पुत्री कोशिकाएं बनी है, उनमें हाँ ये देख लो, तो जैसे ये तो मान लो पेरेंट सेल है मेन, इससे फिर ये बेटा जी क्या बन गई? डॉटर सेल। डॉटर सेल से फिर मान लो गैमेट। इसको स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ 2N मान लो 4C डीएनए की अमाउंट है, 2C फिर वो 1C होगी, तो गैमेट से डबल रहेगी बस। तो ये मियोसिस फर्स्ट जिसमें क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो गई, हाफ होने को अपन क्या बोल देंगे? रिडक्शन डिवीजन। हाँ ये लो, बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लेसिथिन? लेसिथिन बच्चों सेल मेम्ब्रेन योक में भी होता है, अपनी एल्वियोलाई में भी होता है। लेसिथिन नाम आते ही ज्यादा टिपिकल नहीं है, सीधा सा क्या होगा? फोस्फोलिपिड होगा। फोस्फोलिपिड का मतलब जिसमें फोस्फेट होता है, फोस्फेट बोले तो H3PO4, फोस्फोरिक एसिड विद लिपिड, वो फोस्फोलिपिड है। जिसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप, एक तो लेसिथिन आपको मिल जाता है, एक बच्चों और आपको बता देता हूं यहां में स्फिंगोमाइलिन।
स्फिंगोमाइलिन। तो माइलिन शीथ याद आया, न्यूरॉन में एक्सोन पर माइलिन शीथ जो श्वान सेल बनाती है, ये स्फिंगोमाइलिन और लेसिथिन दोनों किसके हैं? फॉस्फोलिपिड के हैं, जिसमें H3PO4 के साथ कौन? लिपिड। ये अपना आंसर आ गया थर्ड। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 56 पे फटाफट। 56 बेटा जी, सेल बायो सेल मेम्ब्रेन का एक सीधा सा क्वेश्चन है। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन में मुख्य डिफरेंस पूछा है। पता ही आपको, एक्टिव का मतलब जहां क्या देनी पड़े? एनर्जी, एटीपी खर्च हो। एक्टिव बिना एनर्जी के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सीधा ही होता हो, हाई टू लो, सांद्रता प्रवणता के अनुसार डायरेक्ट हाई टू लो होता है। तो पैसिव, जहां एनर्जी कंज्यूम खर्च नहीं होती। तो देख लो आप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स मोर रैपिडली देन पैसिव ट्रांसपोर्ट ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट, मेन डिफरेंस पूछ रहा है, मुख्य डिफरेंस। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव, वेरेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव, दोनों में हो सकता है वो तो। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वेरेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी टू मूव सॉल्यूट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या चाहिए? एनर्जी, एटीपी चाहिए बच्चों, और पैसिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो जाएगा फ्रॉम हाई टू लो। तो आंसर चला गया थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मैच द कॉलम, और इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पाचन तंत्र 11th एनसीईआरटी का 16 चैप्टर, मैच द कॉलम। रेनिन, रेनिन एंजाइम पूछा जाता है। रेनिन ध्यान देना, डबल सिंगल एन पता है बेटा जी, ये डबल एन वाला है तो एंजाइम होता है, और सिंगल एन वाला ए वो रेनिन किडनी का हार्मोन होता है। ध्यान होगी ये चीज। तो रेनिन, रेनिन है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इन्फेंट नवजात में ज्यादा होता है, उन्हीं में मेनली होता है। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है। ड्यूडिनम की वॉल से आता है एंटेरोकाइनेज, एक ऐसा एंजाइम है जो डायरेक्ट फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। वो किसे करता है? ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा? ट्रिप्सिन में। ठीक है बच्चों। ऑक्जेंटिक सेल जो बहुत बार पूछते हैं, पैराइटल सेल, भित्तीय कोशिका, स्टमक की सेल, जिससे HCl भी आता है, जिससे कैशल फैक्टर भी आता है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करती है वही। और फ्रक्टोज फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, सुसाध्य परिवहन। अब बच्चों इसमें यह है कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उनमें दे रखा एक लाइन है डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में कि फ्रक्टोज एंड सम एमिनो एसिड are absorbed with the help of sodium ion and that process called facilitated transport। फ्रक्टोज एमिनो एसिड सोडियम आयन के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, जिसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। करेक्ट लाइन नहीं है। अब नई जो एनसीईआरटी आ गई ना, वहां करेक्ट कर दिया इस लाइन को। उसमें आपको मिलेगा ग्लूकोज एंड सम एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन एंड दिस प्रोसेस फेनोमेनन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो हमें पता ना, फैसिलिटेटेड सुसाध्य परिवहन में कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन सहायक होती है, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड बोलते हैं। डिफ्यूजन में ही आता है ये। तो अब हालांकि पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और कोई कॉलम मैच नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रक्टोज को मिला दिया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से। बाकी न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन है, वहां ग्लूकोज एंड सम एमिनो एसिड विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। क्लियर बच्चों? चलो फिर आगे क्वेश्चन आपका 58, फिर से डाइजेस्टिव का दूसरा क्वेश्चन, और ये भी एनसीईआरटी का। कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी में? बिल्कुल पुरानी एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी के लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल के 2-3 पेज ऐड कर रखे हैं एक्स्ट्रा, पूरक पाठ्य सामग्री। नई एनसीईआरटी में जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो हर चैप्टर के लास्ट में ऐड कर रखा है। तो डाइजेस्टिव में आपको 2 प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी बता रखी है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन बता रखा है, प्रोटीन कैलोरी की डिजीज बता रखी है बच्चों, क्वाशियोरकोर और मेरस्मास इंपॉर्टेंट है, बच्चों में होने वाली डिजीज है क्वाशियोरकोर, मेरस्मास। तो मेरस्मास तो अप टू 1 ईयर, 1 साल तक का जो छोटा बच्चा होता है उसमें मेरस्मास, उसमें बच्चों प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। ध्यान से सुनना, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी है मेरस्मास अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे को। 1 से बड़ा जब बच्चा हो जाता है 2-3-4 साल का, तो उसमें प्रोटीन, केवल प्रोटीन की कमी से जो होती है वो क्वाशियोरकोर। क्योंकि बड़े बच्चे में बेटा जी अगर मदर का मिल्क उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग या माँ का दूध ऐसी डाइट से रिप्लेस कर दे जिसमें प्रोटीन तो कम है लेकिन कैलोरी ज़्यादा है, तो क्वाशियोरकोर। तो
1 साल तक के बच्चों में मेरस्मास, जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होगी। 1 साल से बड़े बच्चों में क्वाशियोरकोर, जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, कैलोरी या एनर्जी की कमी नहीं होती। तो ये तब होता है जब बच्चे को माँ का जो दूध है वो रिप्लेस कर दें, किससे? लो प्रोटीन और हाई कैलोरी वाली डाइट से। तो कैलोरी तो मिलेगी बट प्रोटीन की क्या हो जाएगी? कमी। तो क्वाशियोरकोर बेटा जी पहला ही दिख रहा है मुझे, प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकम्पेन्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। प्रोटीन को तो कमी होगी बट कैलोरी या ऊर्जा की कमी नहीं होती है, जबकि मेरस्मास में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। वो 1 साल तक के बच्चे को, ये 1 से ज्यादा बड़े बच्चे को। क्वाशियोरकोर। चलो 59, ये लो आपकी टैक्सोनॉमी, एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में मैं कहता भी हूं जो आपका 4th चैप्टर 11th एनसीईआरटी का, उसके एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी से याद रखने हैं, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल रहने देना। जनरली बाहर के एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आते, एनसीईआरटी वाले याद हो जाएं वही खूब है, उसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये लो ओफियूरा ब्रिटल स्टार, भंगुर तारा, इकाइनोडर्मेटा है। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाली युद्ध मानव, कहाँ है बच्चों? सलेंट्रेटा। पिंगटाडा जिससे मोती प्राप्त होता है, पर्ल ओस्टर किससे? मोलस्का। और प्लेनेरिया सबके यूनिक फीचर है, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता। प्लेनेरिया, प्ले से कौन सा फाइलम? प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो क्या ओफियूरा का तो फीचर है, बता ही देता हूं मैं, इसमें एनस नहीं होती। मतलब ओफियूरा बच्चों एक ऐसा इकाइनोडर्मेटा है जिसमें स्टारफिश भी आती है ना, वही इकाइनोडर्मेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब उसमें माउथ भी होती है, एनस भी होती है, ठीक है। लेकिन ओफियूरा एक ऐसा इकाइनोडर्मेट है जिसमें एनस नहीं होती। तो यहां एलिमेंट्री कैनाल बेटा कैसी है? इनकम्प्लीट, अपूर्ण होती है। फाइसेलिया का नाम ही है पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाली युद्ध मानव, विषैला होता है, जहरीला होता है। पिंगटाडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पर्ल मोती प्राप्त होता है। और प्लेनेरिया है ही है जो नीट 2013 का क्वेश्चन था, सबसे पहले नीट हुई थी 2013 में, तब पूछा था किसमें? मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। तो उसका आंसर था प्लेनेरिया, पुनरुद्भवन की सर्वाधिक कैपेसिटी। बस चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 60 पे आए। फिर से टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री? तो ट्रू का मतलब बच्चों वास्तविक प्रगुहा, सिलोम जो घिरी भी हो किससे? मेसोडर्म से। और ट्रू सिलोम आपको पता हो तो स्टार्ट होती है कौन से फाइलम से? एनेलिडा से। और बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट होती है द्विपार्श्व सममिति फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस से। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में ट्रू सिलोम नहीं होती, प्लेटीहेल्मिन्थेस तो एसिलोमेट होता है, अप्रगुही की है। तो एनेलिडा इसमें ट्रू सिलोम भी है और बायलैटरल सिमेट्री भी है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की आगे तो बायलैटरल चलेगी। एडल्ट इकाइनोडर्म, देखो हाँ, इकाइनोडर्म में एक ऐसा फाइलम है बच्चों जिसमें बायलैटरल और रेडियल दोनों मिलती है। लार्वा में बायलैटरल, एडल्ट में रेडियल, इसलिए एडल्ट नहीं हुआ, इसमें रेडियल होगी। एस्केल्मंथीज में नहीं, प्लेटी में भी नहीं। तो फर्स्ट आ गया एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 61 पे आ रहे हैं अपन। ये लो टिश्यू का क्वेश्चन। और टिश्यू वाले चैप्टर में जब मैंने आपके लेक्चर लिए थे क्रैश कोर्स में तो वहाँ बता भी दिया था मैंने, टिश्यू वाले चैप्टर में जनरली बच्चों एक क्वेश्चन बनता है और वो एक क्वेश्चन भी लगभग फिक्स है। एक तो उस चैप्टर में सेल जंक्शन जो दे रखा है ना, कोशिका संधियां, वहां से क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है ये। या सिंपल स्क्वेमस और सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के एग्जाम्पल, सरल शल्काकार या सरल घनाकार के एग्जाम्पल, या जंक्शन से क्वेश्चन। तो ये सेल जंक्शन का क्वेश्चन आपके सामने, टाइट जंक्शन भी है, एडेरिंग भी है, गैप जंक्शन सारे दे रखे हैं। टाइट जंक्शन का मतलब दृढ़ संधियां, वो लीकेज को रोकने वाली थी, तो देख लो कहां है, प्रिवेंट लीकेज, ये रहा। स्टेब्लिश बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल से रिसाव, लीकेज का मतलब रिसाव को रोकता है। टाइट जंक्शन, दो मेम्ब्रेन के बीच का दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन। एडेरिंग जंक्शन, आसंजी संधि, वो सीमेंट वाला, नेबरिंग सेल्स को सीमेंट की तरह भी जोड़ने का काम। गैप जंक्शन बच्चों अंतराली संधियां, दो सेल के बीच में आयन वगैरह केमिकल का एक्सचेंज करेगी। गैप जंक्शन कहां? साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, तो इनके बीच कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान। और सिनेप्टिक, सिनेप्स कहां होता है?
हाँ, दो न्यूरॉन जहाँ जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हो? सिनेप्स। वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स से बेटा जी कौन? न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटिल कोलिन वगैरह ट्रांसमिट होते हैं। तो सिनेप्स जो है वो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल। केमिकल के फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। बस ये इनका मेज द कॉलम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर अपन 62, ये लो कॉकरोच का क्वेश्चन। ये भी अपने एनसीईआरटी का ही है बच्चों, 11th एनसीईआरटी का 7th चैप्टर। कॉकरोच से भी जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत कथन का चयन करना है कॉकरोच के रेफरेंस में। करो फिर। पहला, फीमेल कॉकरोच पजेज 16 ओवेरियोल्स इन द ओवेरीज। मादा कॉकरोच के प्रत्येक टोटल ओवेरीज में 16 ओवेरियोल्स होते हैं। ध्यान है क्या? एक ओवेरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं बच्चों। ओवेरियोल्स याद आई ना? वो अंडाशय नलिकाएं, ओवेरियोल्स। हर ओवेरियोल्स में एक अंडा बनता है। तो ईच ओवेरी में 8 ओवेरियोल्स, तो 8 ओवम। टोटल ओवेरी 2 है तो टोटल ओवेरियोल्स 16 है तो 16 ही अंडे बनेंगे। इसलिए जो ऊथिका आती है उसमें 14 से 16 एग लिखते हैं अपन, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो सही है, 16 होती है। एक ओवेरी में 8, दोनों में 16। कॉकरोच एग्जिबिट मोजेक विजन। ठीक है, मोजेक विजन होता है विद लेस सेंसिटिविटी। गलत बच्चों, कॉकरोच में जो मोजेक विजन बनता है, टुकड़ों में जो इमेज बनती है, कॉकरोच की जो कंपाउंड आई है उसमें हम पढ़ते हैं 2000 के लगभग हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं एक आंख में, और उसमें जो इमेज बनती है टुकड़ों वाली उसको मोजेक इमेज बोल लें। चूंकि वो रात्रि कॉकरोच नॉक्टर्नल है तो उसको नाइट विजन भी बोलते हैं। अब इसकी विशेषता थी मोजेक विजन मोर सेंसिटिव, सेंसिटिविटी ज्यादा, बट रिजोल्यूशन जो था वो रिजोल्यूशन क्या होता है? कम होता है। तो सेंसिटिविटी तो ज्यादा होगी बट विभेदन रिजोल्यूशन क्या होगा? कम होगा। यहां उल्टा दे दिया, विद लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रिजोल्यूशन। ये गलत हो गया बच्चों। मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मेल कॉकरोच। ठीक है, नर कॉकरोच के 6ठे 7वें सेगमेंट में रिप्रोडक्टिव वो यूट्रिकुलर या मशरूम छत्रक ग्रंथि। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोच। ये भी ठीक है, फीमेल कॉकरोच के 6 सेगमेंट में एक जोड़ी स्पर्मेथिका शुक्रग्राहिका जो सबसे पहले स्पर्म को रिसीव करती है। बाकी सारे सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है बेटा? सेकंड है। ये अपना उड़ीसा नीट के क्वेश्चंस अपने बायोलॉजी के आपको करवाए। इस पेपर का जब आप एनालिसिस करोगे बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था बायोटेक, मोल बायो, उन वाले पॉइंट्स से, जेनेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम से ज़्यादा आपको मिलेंगे, बाकी टॉपिक से थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। तो अपना एफर्ट ये था कि इस पेपर में भी जो जो अलग से कंसेप्ट आए हैं वो आपको बच्चों अच्छे से ईजी वे में मैं समझा दूँ। उम्मीद है आपको वो चीज़ें समझ में भी आई होगी, और इस जो अपन ने उड़ीसा नीट वाला पेपर सोल्व किया है बच्चों की डिमांड पे, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा, सुना, एंजॉय किया होगा। अगला जो अपन साथ में पैरेलल अपनी क्लासेज भी बच्चों चल रही है, ऑनलाइन क्लासेज अपन लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो अपना पेपर सोल्विंग में होगा 2019 का कर दिया है, 19 के दोनों पेपर हो गए हैं, वो भी हो गया। आज उड़ीसा नीट वाला भी हो गया है, 2018 का भी अपन ने सोल्व करवा दिया है। नेक्स्ट अपने इस कड़ी में हम करेंगे 2017 नीट का पेपर सोल्व। तो अगले मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप यूं ही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद।